आज से हम लेक्चर्स का एक सिलसिला शुरू कर रहे हैं। इंजीनियरिंग इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स बीइंग प्रैक्टिस बाय इंजीनियर्स। ये कोर्स बीएससी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए इसका करिकुलम जो है वो तैयार किया गया है। ये 6 सेमेस्टर में ये कोर्स जो है ना, ये बीएससी लेवल के ऊपर बच्चों को ऑफ़र होता है, क्योंकि नेक्स्ट जो है 7th and 8th सेमेस्टर में चूँकि फाइनल ईयर प्रोजेक्ट जो है ना बच्चों ने स्टार्ट करना होता है, तो इसलिए जो है ना जी इंजीनियरिंग प्रैक्टिस जो है उनको बताई जाती हैं कि एक इंजीनियर के तौर पे जब आप किसी इंडस्ट्री के अंदर प्लेस होते हैं, वहाँ पर जो है ना जब आप किसी की पोस्ट के ऊपर जाते हैं तो वहाँ कोई प्रोजेक्ट जो है जब आप इनिशिएट करते हैं तो उसके लिए आपको क्या क्या एक्टिविटीज़ और किस तरह से आपको वहाँ पर परफॉर्म करना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पर आजकल चूँकि पहले तो ये था ना कि इकोनॉमिक्स जो है एक फ्री लांसर के जी हर बंदा इकोनॉमिक्स कर रहा है, तो लेकिन जब आप एक बड़े लेवल के ऊपर काम कर रहे होते हैं, किसी प्रोडक्शन कम के अंदर, कोई इंडस्ट्री के अंदर होते हैं या किसी सर्विसेज डिपार्टमेंट के अंदर होते हैं, तो वहाँ पर जो है आपको कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस जो है ना उसके ऊपर बहुत ज़्यादा जो है ना वो ध्यान रखना पड़ता है। तो इस लिहाज से हम स्टार्ट लेंगे आज कि जी वाई डू इंजीनियर्स नीड टू लर्न अबाउट इकोनॉमिक्स। Ages ago, the most significant barrier to engineer were technological. The things that engineers wanted to do, they simply did not yet know how to do. तो इसके लिए क्या होता था कि उनके लिए बहुत बड़े बड़े चैलेंजेस होते थे कि जी आपने जो है जो आपके पास जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनको कैसे यूटिलाइज करना है, और जो हमारे पास चूँकि हमेशा दुनिया के अंदर जो रिसोर्सेज हैं वो बड़े स्कार्स और बहुत ही एक्सपेंसिव रहे हैं, तो लेकिन अगर आप उनको इकोनॉमिकली यूज़ नहीं करते तो वही जो है रिसोर्सेज जो हैं वो आपके पास कम पड़ जाएंगे। तो अगर आप उनको लेवलली यूज़ करेंगे तो उसके लिए जो है ना बहुत सारे मसाइल पैदा हो जाते हैं। तो इस लिहाज से जो है ना हम इंजीनियर्स को जो है ना जी इकोनॉमिक्स का जो एक नो हाउ वो देना बहुत ज़रूरी समझते हैं कि अगर आपने किसी भी कंपनी के अंदर काम करना है तो आपको पता होना चाहिए कि अगर आप किसी ड्राइंग एंड डिस्पर्सिंग पोजीशन के ऊपर हैं तो आपको कैश फ्लोस को कैसे कंट्रोल करना होगा। तो उसके लिए इकोनॉमिक्स को हम पहले लेते हैं, उसके बाद जो है ना हम जो है ना इंजीनियर्स की जो सिग्निफिकेंस है उसको हम देखते हैं। इकोनॉमिक्स क्या है? The study of how individuals and societies choose to use scarce resources that nature and previous generations have provided. नेचुरल इकोनॉमिक रिसोर्सेज क्या हैं? हमेशा से यही रहा है कि जी लैंड जो है हमारे पास जो जो है ना जी ये गॉड गिफ्टेड जो है नेचुरल फिनोमिना है। तो इसी तरह से पानी है, बहुत सारी चीज़ें हैं। ऑल गिफ्ट्स ऑफ नेचर सच एज वाटर, एयर, minerals, sunshines, plant and tree growths, as well as the land itself, which is applied to production process. तो उसके साथ जब आप लैंड आपको मिल जाती है तो फिर लेबर आ जाती है, तो कि जी आप खुद या आपने जो एम्प्लॉयज़ जो हायर करने हैं अपने काम के लिए, तो उनके एट्रीब्यूट्स क्या होने चाहिए? द एफर्ट्स, स्किल्स एंड नॉलेज ऑफ पीपल विच आर अप्लाइड टू प्रोडक्शन प्रोसेस। तो जब आपके पास ये लेबर आ गई तो उसके बाद ज़ाहिर है उनकी वेजेस, उनकी सैलरीज, उनके बेनिफिट्स, और उसके बाद जो है ना जो आपने इन्वेस्टमेंट करनी है उसके लिए क्या क्या चीज़ें हैं कैपिटल के अंदर। सो कैपिटल इंक्लूड्स रियल कैपिटल और फिजिकल कैपिटल लाइक टूल्स, बिल्डिंग, मशीनरी, and financial capital like money, human capital, education, training applied to labor in the production process.
तो इस तरह से ये सारे रिसोर्सेज दे आर कॉल्ड स्कार्स रिसोर्सेज या स्केर्स रिसोर्सेज आप कह सकते हैं इसको. आवर रिसोर्सेज आर लिमिटेड बाय द फोर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन: लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्राइज. रिसोर्सेज क्या हैं? ऑल नेचुरल, ह्यूमन एंड अदर रिसोर्सेज यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. प्रॉपर्टी, लैंड, रॉ मटेरियल एंड कैपिटल. ह्यूमन, लेबर, एंटरप्रेन्योर, जो आप कोई काम कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल कि जी कोई भी आप जो है ना जी ऐसा काम जिससे आपको पैसा मिले. सो इंजीनियरिंग इकोनॉमिक्स क्या हुआ अब? तो engineering is the profession in which knowledge of the mathematical and natural sciences gained by study, experience and practice is applied with judgment to develop ways to utilize economically the material and forces of nature for the benefit of mankind. The perspective that ultimate economy is a concern to the engineer and the availability of sound techniques to address this concern differentiate this aspect of modern engineering practice from that of the past. तो उसमें आप देखें कि जी मैं जैसे शुरू में अर्ज़ किया कि जी इंजीनियर जो है ना उनके लिए सबसे बड़ा जो है वो बैरियर था, वो था टेक्नोलॉजिकल बैरियर. कि जी आपने एक चीज़ को कैसे मैनोवर करना है, कैसे आपने उसको बनाना है. तो इसका मतलब ये हुआ कि इंजीनियर मस्ट डिसाइड इफ द बेनिफिट ऑफ अ प्रोजेक्ट एक्सीड्स इट्स कॉस्ट एंड मस्ट मेक दिस कंपैरिजन इन अ यूनिफाइड framework within which to make this comparison is the field of engineering economics, which strives to answer the exact questions. क्वेश्चन क्या है कि जी उसके अंदर कि जी आपने कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस जो है ना उसको कैसे मेंटेन करना है. तो इसका मतलब ये है कि इंजीनियरिंग इज द प्रोफेशन इन विच नॉलेज ऑफ द मैथमेटिकल एंड नेचुरल साइंसेज गेन्ड बाय द स्टडी, एक्सपीरियंस, practices is applied with judgment to develop ways to utilize economically the material and forces of nature for the benefit of mankind. तो इस तरह से कि जी आप जब आप इसको देखते हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि आप बहुत सारी चीज़ें जो है ना इसके अंदर देख रहे होते हैं कि जी डू इट्स बेनिफिट्स एक्सीड इट्स कॉस्ट. तो उसके लिए जो है ना कोई जो है ना जी आपने इंजीनियरिंग प्रैक्टिसेस जो है ना वो उसके अंदर अप्लाई करनी होती हैं कि किस तरह से इंजीनियरिंग इकोनॉमिक्स इन्वॉल्व्स द सिस्टमैटिक एवोल्यूशन एंड इकोनॉमिक मेरिट्स ऑफ प्रपोज सॉल्यूशंस टू इंजीनियरिंग प्रॉब्लम टू इकोनॉमिकली एक्सेप्टेबल दैट इज अफोर्डेबल सॉल्यूशन टू इंजीनियरिंग प्रॉब्लम्स मस्ट डेमोन्स्ट्रेट अ पॉजिटिव बैलेंस ऑफ टर्म्स बेनिफिट ओवर लॉन्ग टर्म कॉस्ट. तो उसके लिए क्या है कि engineers are required to provide knowledge of economics. So engineers are required to provide economically feasible solutions to existing problem. To achieve this, engineers must possess knowledge of economy to evaluate the monetary consequences of projects and process they design. तो इसका मतलब ये हुआ कि हर जो काम है उसके अंदर जो है ना चूँकि ये मनी इन्वॉल्व होती है तो आपने ये कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस जो है ना वो जो है ना परफॉर्म करना होता है. कि देखें आप जब आप किसी भी बिज़नेस के अंदर इतनी अमाउंट जो है ना लगा देते हैं तो इनिशियली तो ठीक है कि आप पैसे उसके अंदर इन्वेस्ट कर रहे हैं, लेकिन जब मेच्योरिटी आती है, ग्रोथ लेवल जो कंप्लीट होता है तो वहाँ पर प्रॉफिट जो है ना वो एक टारगेट होता है. तो आपने ये देखना होता है कि ये प्रॉफिट जो है ये कब आपको मिलेगा, किस लेवल पे मिलेगा, किस तरह से मिलेगा. तो इंजीनियरिंग डिज़ाइन सॉल्यूशंस डू नॉट एग्जिस्ट इन अ वैक्यूम बट विद इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ अ बिजनेस अपॉर्चुनिटी. सिंस ऑलमोस्ट एवरी प्रॉब्लम हैज़ मल्टीपल सॉल्यूशंस, सो द इशू इज हाउ डज वन रैशनली सिलेक्ट अ डिज़ाइन with the most favorable economic results. The answer to this question is provided by engineering economy. तो इसमें इंजीनियरिंग इकोनॉमी क्या है? इट कंसिस्ट ऑफ फिजिकल एनवायरनमेंट एंड इकोनॉमिक एनवायरनमेंट. फिजिकल एनवायरनमेंट मीन्स
प्रोड्यूसिंग दी प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज बेस्ड ऑन फिजिकल लॉ, कि जी आपने किसी ना किसी प्रिंसिपल के तहत जो है ना वो लॉ बनाने होते हैं कि इंजीनियर्स प्रोड्यूस प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज डिपेंडिंग ऑन दीज लॉज। फॉर एग्जांपल ओहम्स लॉ, अगर आपने इलेक्ट्रिसिटी की प्रोडक्शन करनी है, न्यूटन्स लॉ, और मैथमेटिकल आपने जो टूल्स लगाने होते हैं पाइथागोरियन टाइप वगैरह वगैरह। तो इसका मतलब ये है कि इसके अंदर ये लॉ हम क्यों करते हैं कि जी हमें कोई एफिशिएंसी मिल जाए, कि जी एफिशिएंसी क्या है, आउटपुट डिवाइड बाय इनपुट। तो इनपुट हमेशा जो है ना स्टार्ट के अंदर ज़्यादा होता है और आउटपुट कम होता है। उसकी वजह ये है कि जब आप सिस्टम के अंदर का कोई एफर्ट्स करते हैं, लगाते हैं कोई चीज़, तो इसके अंदर अगर वो जो प्रोडक्शन कोई है मशीनरी है तो इसके अंदर फ्रिक्शन होगी। तो अगर कोई रोड का कोई प्रोजेक्ट है, इसका मतलब ये है कि वियर एंड टीयर का प्रोसेस होगा, प्रॉब्लम होगा। तो इस तरह से जो है ना जी आउटपुट हमेशा जो है निकलता है, बहुत कम निकलता है एज़ कम्पेयर टू इनपुट। तो इसका मतलब ये है कि एफिशिएंसी जो है इस लेवल के ऊपर क्या होती है, जो है ना 0 और 1 के दरमियान कहीं पर होती है। तो लेकिन जब आप प्रोडक्शन और कंस्ट्रक्शन या कोई भी एक्टिविटीज़ कंप्लीट करके आप जो है उसको इकोनॉमिक इन्वायरमेंट के अंदर देखते हैं, तो उस वक्त क्या होता है कि यू असेस द वर्थ ऑफ दीज प्रोडक्ट्स और सर्विसेज इन द इकोनॉमिक टर्म्स। तो उस सूरत में जो एंड प्रोडक्ट होता है तो उसके हिसाब से जो एफिशिएंसी जो है ना वो कम भी हो सकती है और ज़्यादा भी हो सकती है। कम अगर ये होती है कि अगर आप जो है ना टेक्नोलॉजिकल या दूसरी डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ जो है ना उसके अंदर इन्वॉल्व नहीं करते, तो जाहिर है कि एफिशिएंसी वो कम ही होगी। लेकिन इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से क्या होगी, एफिशिएंसी जो है उसके अंदर जो है ना एफिशिएंसी ज़्यादा होनी चाहिए, 1 से ज़्यादा भी होनी चाहिए, इन द सेंस ऑफ वर्थ ऑफ दैट प्रोडक्ट एज कम्पेयर टू द कॉस्ट। तो इंजीनियर को रखा ही इसीलिए जाता है कि देखें इंजीनियर इज टू डिज़ाइन। आमतौर पे अगर आप देखें कि जी जब आप इन्वेस्टमेंट ऑफ मनी करते हैं तो उस वक्त ये होता है कि 1+1 = 2 होता है। लेकिन वही प्रोसेस अगर आप किसी इंजीनियर को देते हैं तो उस वक्त वो उसके ऊपर क्या करता है, वो सिनर्जेटिक जो है ना उसके अंदर प्रोसेस लगाता है कि जी 1+1 जो है वो 5, 6 या इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो इस हिसाब से जो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट है उसके अंदर जो एफिशिएंसी है, आउटपुट है, वो ज़्यादा निकल सकता है और बहुत ज़्यादा उसके अंदर आप रिजल्ट जो है ना वो ले सकते हैं। सो मच लेस ऑफ द क्वांटिटेटिव नेचर इज नोन अबाउट इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। दिस इज ड्यू टू इकोनॉमिक्स बीइंग इन्वॉल्व विद द एक्शन ऑफ पीपल एंड स्ट्रक्चर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। के उसके ऊपर जो है ना आप देखते हैं कि जी इस लेवल के ऊपर आप किस तरह से जो है ना अपने प्रोसेसेस को रिफाइन करते हैं जो है ना जी जब आपके इंजीनियर जो है ना काम करते हैं। तो इसके लिए कुछ एग्जांपल्स जो है ना जी मैं यहाँ देने की कोशिश करता हूँ कि जी देखें कोई अगर फॉर एग्जांपल आप हाई एफिशिएंसी गैस फर्नेस जो है ना वो लगा रहे हैं, फॉर एग्जांपल उसका डिज़ाइन जो है ना आप बना रहे हैं, तो उसके लिए क्या होगा कि जी आपकी जो है एफिशिएंसी जो है ना वो हाई जो है ना वो होनी चाहिए कि जी उसमें इंजीनियरिंग शुड प्रोवाइड सफिशिएंट मींस टू डिटरमिन अ गुड डिज़ाइन फॉर अ फर्नेस। ठीक है ना जी। तो लेकिन अगर आप कोई लगा रहे हैं फॉर एग्जांपल सिलेक्टिंग द मोस्ट सूटेबल रोबोट फॉर अ वेल्डिंग ऑपरेशन ऑन एन ऑटोमेटिक असेंबली लाइन, तो उसके लिए क्या होगा, आपका जो है जो सूटेबल रोबोट फॉर एन असेंबली लाइन जो है ना क्या होगा, उसके अंदर इकोनॉमिक इवैल्यूएशन होनी चाहिए कि जी आपका प्रोसेस जो है ना उसके अंदर वो रिफाइन प्रोजेक्ट होगा कि ये ना कि आपके रोबोट जो है ना वो आपको एक्यूरेट रिजल्ट जो है ना वो ना दे सकते हों। इसी तरह से अगर आपके पास जो है ना कोई और प्रोजेक्ट है, फॉर एग्जांपल मेकिंग अ recommendation about whether jet airlines for an overnight delivery service should be purchased or leased, कि जहाज़ आप जो है ना जी अपनी एयरलाइन के लिए लीज पे ले लें या आप परचेज कर लें, क्योंकि एक तैयारा जो है ना उसकी बहुत ज़्यादा प्राइस होती है कि एक कंपनी जो है ना इमीडिएटली वो जो है ना अफोर्ड नहीं कर सकती। तो अमूमन जो है ना वो तैयारे जो है ना वो जहाज़ जो है ना मतलब PIA ने कुछ जहाज़ जो है ना लीज पे लिए हुए हैं,
तो आप देखते हैं कि जी उस में आप कितना एक प्रॉफिट मार्जिन जो है ना वो आप कर सकते हैं, एफिशिएंसी आपकी क्या हो सकती है। तो इस तरह से आप बहुत सारे जो है ना वो जो है ना जी आप इकोनॉमिक एस्पेक्ट जो है ना उसको आप देख रहे होते हैं। तो इसी लिहाज से इसमें एफिशिएंसी जो है वो ज़्यादा भी हो सकती है। तो इस तरह से आप इसको देख सकते हैं। अच्छा, अब आप देखें कि जी हमने जो हमारे प्रिंसिपल हैं, आपने किस तरह से जो है ना इंजीनियरिंग प्रोसेस जो है ना उसके अंदर इनकॉर्पोरेट करने होते हैं इकोनॉमिक्स के अंदर। जब भी आप एक नया प्रोजेक्ट लगाते हैं तो उसके लिए ये 6-7 या 8 जो है ना जी ये एक प्रोसेस हैं। उसमें फॉर एग्जांपल आपके पास जो है ना जी जो जो कंटेम्परेरी डेटा, एम्पिरिकल डेटा जो आपके पास अवेलेबल है कि जी देखें कहीं भी आप कोई इंडस्ट्री लगाना चाह रहे हैं तो उस इलाके के अंदर आपको क्या क्या फैसिलिटीज़ जो है ना वो मिल सकती हैं। आपका ड्यूटी फ्री जो है जोन है या क्या है, आप को टैक्स जो है ना जी इसके अंदर कोई छूट मिल सकती है कि नहीं, वहाँ आपको इजी एक्सेस है, आपको ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी वहाँ पर मौजूद है, इलेक्ट्रिसिटी है, सुई गैस है, वगैरह वगैरह इस तरह की चीज़ें। तो आप एनालिसिस करते हैं वहाँ वहाँ जो डेटा आपके पास अवेलेबल होता है उसके लिए। तो उसके बाद जो है ना जी आप कोई डिफरेंट अल्टरनेटिव्स के ऊपर आप देखते हैं कि जी ये जो है ना जी आप मतलब ना प्लान ए, प्लान बी और प्लान सी वगैरह आप करते हैं। तो कि जी अगर फर्स्ट नंबर पे जो आपका एक जो है ना प्रोजेक्ट है या आपने कोई फिजिबिलिटी प्लान को तैयार किया है, बिजनेस प्लान किया है, तैयार किया है, तो अगर वो फेलुअर की तरफ जाता है तो आप नेक्स्ट अल्टरनेटिव जो है ना वो आपके पास क्या है। अच्छा, उसके बाद उनका कंपैरिजन है फोकस ऑन डिफरेंसेस इन द अल्टरनेटिव्स कि जी आप फ़र्ज़ करें आप पैसा लगाने जा रहे हैं इतना बड़ा, तो अगर पहला जो है ना वो फेलुअर की तरफ जाता है तो आप अल्टरनेटिव में क्या करेंगे। यूज़ अ कंसिस्टेंट व्यू पॉइंट कि आप साथ साथ जो है ना वो आप वो उसको स्टडी भी कर रहे हैं। यूज़ अ कॉमन यूनिट ऑफ मेजरमेंट कि जी आप कॉमन यूनिट फॉर एग्जांपल कि जी आप अगर कोई परचेजेस कर रहे हैं या कोई सेल का है तो आप ये देखें कि जी आप अगर डॉलर के अंदर करेंसी है तो डॉलर में ही रहेगी या रुपीज़ के अंदर रहेगी। कंसिडर आर रेलेवेंट क्राइटेरिया, मेक अनसर्टन एक्सप्लिसिट कि जी फॉर एग्जांपल कोई ट्रेजेडी हो जाती है, कोई डिज़ास्टर हो जाता है, तो उस सूरत में अनसर्टिनिटी लेवल को मेजर करने के लिए आप क्या प्लान जो है ना आपके पास मौजूद हैं। रीविजिट योर डिसीजन कि जी आपने डिसीजन कर लिया, वो हरफ आखिर नहीं होना चाहिए, आपको दोबारा से उसको रिविजिट भी कर लेना चाहिए। तो उसके लिए जो है ना जी ये कुछ प्रिंसिपल हैं कि जी प्रिंसिपल जो है ना आप फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ इकानमी इनको कहा जाता है। तो इनको आप जो है ना जी इंजीनियरिंग इकोनॉमिक स्टडी भी कह सकते हैं। ये की प्लानिंग जो है ना जी स्टेप होते हैं कि फर्स्ट प्रिंसिपल 1 जो है आप उसको किस तरह से लिखते हैं कि जी अ नियर बाई डॉलर इज वर्थ मोर देन अ डिस्टेंट डॉलर कि जी आप इसके अंदर देते हैं टाइम वैल्यू ऑफ मनी। इसके ऊपर जो है ना जी हम अलग से 2 या 3 हम लेक्चर करेंगे कि टाइम वैल्यू ऑफ मनी क्या होती है। कि जो आज आपके पास है तो 6 महीने के बाद वही जो है ना वो अमाउंट है आपके पास, जो रुपीज़ हैं जो आपके पास कैश है, तो उनकी वर्थ जो है ना वो उतनी नहीं रहेगी इन ड्यू टू इन्फ्लेशन इन द मार्केट। तो इसमें क्या है, इट इज़ कॉल्ड एज अ क्रिएटिव स्टेप, इसको क्रिएटिव स्टेप कहते हैं। तो इसके अंदर क्या होता है, पीपल with vision and initiative adopt the premise that better opportunities exist than are known to them. This leads to research, exploration and investigation of potential opportunities. तो इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें जो है ना वो रिसर्च करते हैं, आप डेटा एक्सप्लोर करते हैं, आप जो है ना पोटेंशियल अपॉर्चुनिटी के जी आने वाले दिनों के अंदर यहाँ पर अगर कोई जो है ना जी एक नई आबादी जो है ना वो आएगी, तो जब अगर आप मेट्रो या आप कोई बहुत बड़ा जो है ना बिजनेस सेंटर खोलते हैं तो आपने ये देखना होगा कि यहाँ पर जो है पॉपुलेशन रेशो क्या हो रही है, पोटेंशियल जो पॉपुलेशन है यहाँ पर क्या है, और आगे बिजनेसेस क्या होंगे, यहाँ पर इंडस्ट्री कैसी आएगी वगैरह वगैरह। तो कस्टमर किस तरह के हमारे होंगे,
तो ये सारी चीज़ें जो है ना इसके अंदर जो है ना वो दी जाती हैं। प्रिंसिपल 2 क्या है? ऑल इट काउंट्स इज द डिफरेंसेस अमंग अल्टरनेटिव्स। तो इसको आप डेफिनिशन स्टेप कहते हैं। तो इसके अंदर जो सिस्टम अल्टरनेटिव्स आर सिंथेसाइज्ड विद इकोनॉमिक रिक्वायरमेंट्स एंड फिजिकल रिक्वायरमेंट्स एंड इनूमरेटेड विद रिस्पेक्ट टू इनपुट आउटपुट रेशो। कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस इसके अंदर भी किया जाता है कि जी आप देखते हैं कि जी आपके पास 2-3 अगर आप प्लान ए प्लान बी आपने फिजिबिलिटीज़ बनाई हैं, डिफरेंट फिजिबिलिटी हैं, अगर एक आप समझते हैं कि जी इकोनॉमिकल नहीं है तो आप दूसरी को कैसे यूटिलाइज करेंगे। प्रिंसिपल 3 जो है मार्जिनल रेवेन्यू मस्ट एक्सीड मार्जिनल कॉस्ट। तो ये हमेशा ये होता है कि जब आप प्रोजेक्ट कहीं लगाते हैं तो आपके पास जो है ना जी जो फिक्स्ड कास्ट होती है, एक वेरिएबल कास्ट होती है, दोनों को ऐड करते हैं तो वो उसके अंदर लगाते हैं। तो जब आपके पास रेवेन्यू आता है, दैट रेवेन्यू इंक्लूड्स द प्रॉफिट आल्सो। तो इसका मतलब ये है कि देयर शुड बी क्लियर मार्जिन बिटवीन द कॉस्ट एंड द रेवेन्यू दैट इंक्लूड्स द प्रॉफिट आल्सो, तो तभी होगा ना। तो इस तरह से ये जो प्रोजेक्ट ये होता है ना, ये प्रोसेस होता है, ये स्टेप होता है, इसको कहते हैं कन्वर्जन स्टेप्स। द एट्रीब्यूट्स ऑफ सिस्टम अल्टरनेटिव्स आर कन्वर्टेड इनटू अ कॉमन मेजर सो दैट सिस्टम कैन बी कंपेयर्ड। तो ये जो है ना प्रिंसिपल 3 होता है। तो जो इस तरह से जो है ना आपका जो है आपने फ्यूचर कैश फ्लोज भी आपने देखने होते हैं, ठीक है ना जी, टाइम वैल्यू ऑफ मनी और ये सारी चीज़ें देख के। और चौथा स्टेप जो है ना उसमें ये देखना होता है कि एडिशनल रिस्क इज नॉट टेकन विदाउट द एक्सपेक्टेड एडिशनल रिटर्न्स। तो इसको आप डिसीजन स्टेप कहते हैं। तो इसमें ये होता है कि जी क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव इनपुट एंड आउटपुट टू या फ्रॉम ईच सिस्टम form the basis for system comparison and decision making. Decisions among system alternatives should be made on the basis of their differences. For a small number of real world systems, there will be complete knowledge. तो जाहिर है कि नॉलेज के बगैर तो आप वो इसको देखते ही नहीं हैं। तो इस तरह से जो है ना आप मुख्तलिफ जो है ना जी सिस्टम जो है ना वो जो है ना उसके ऊपर डिसीजन वो लेते हैं। तो ये सबसे ज़्यादा ये जो है ना क्रूशल इशू होता है कि आपने जब जो प्लान बना लिया है, जो आपने बिजनेस प्लान बनाया है, तो उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए आपको डिसीजन जो है ना वो फर्म डिसीजन वो लेना होता है। तो इसके लिए जो कुछ एग्जांपल्स के तौर पे मैं बताता हूँ कि जी ये किस तरह से हो सकती हैं। फॉर एग्जांपल जो है ना जी इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सपेंडिचर डिसीजन कि जी आप के पास जो बजट है, तो आपने फॉर एग्जांपल कोई प्लांट आपने ख़रीदना है, तो ये ना हो कि आपने वो प्लांट खरीद लिया, उसके बाद जो है ना उसको रन करने के लिए, उसको इंस्टॉल करने के लिए आपके पास जो है ना बजट ख़त्म हो गया है। तो आपको ये डिसीजन भी देखना पड़ेगा। रिप्लेस वर्सेस रिपेयर डिसीजन कि फॉर एग्जांपल आपकी मशीनरी है, आप चला रहे हैं शुरू में, तो आप साल के बाद या उसके 2 साल के बाद जो है ना आप समझते हैं कि ये अब्सोल्यूट हो चुकी है या इसके अंदर जो है ना कोई आपने इनोवेशन लानी है, तो क्या आप उसको रिप्लेस करेंगे या आप उसी के अंदर जो है ना जी रिपेयर कर लेंगे। तो ये डिसीजन जो है ना बहुत क्रूशल होता है। उसके बाद सिलेक्शन ऑफ इंस्पेक्शन मेथड कि जी देखें आपने जो आपकी प्रोडक्शन है, जो आपके जो बाई प्रोडक्ट हैं उसके अंदर जो चीज़ें आप तैयार कर रहे हैं, तो जाहिर है कि उनकी क्वालिटी ऑफ जो है ना जी जो वर्क है वो भी आपने देखा। क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट आपका पूरा वो वहाँ पर होना चाहिए, इंस्पेक्शन डिपार्टमेंट होना चाहिए या इंस्पेक्शन पर्सनल जो है ना वो होने चाहिए। सिलेक्शन ऑफ रिप्लेसमेंट फॉर एन इक्विपमेंट कि जी फॉर एग्जांपल आपके पास जो एक प्रोडक्ट जो है ना वो फेलुअर की तरफ जा रहा है, तो उसका अल्टरनेटिव प्रोडक्ट जो है ना आपके पास क्या हो सकता है। तो ये इस तरह के जो है ना ये स्टेप जो है ना इसके अंदर बहुत ज़रूरी होते हैं, ये इंजीनियर का काम है। तो इसमें आप देखें कि इंजीनियरिंग इकानमी के अंदर ये डिज़ाइन प्रोसेस क्या है कि जी ये दोनों का कंपैरिजन आप देख लें। इंजीनियरिंग इकानमी एनालिसिस, इसके अंदर वो स्टेप होते हैं। इंजीनियरिंग डिज़ाइन प्रोसेस के अंदर एक्टिविटीज़ होती हैं, सॉलिड एक्टिविटीज़। तो दोनों को हम कंपेयर करके देखते हैं कि स्टेप में क्या हो सकता है कि जी प्रॉब्लम रिकग्निशन
कि जी प्रॉब्लम क्या है। सबसे पहले तो ये जो है ना, जब भी आप कोई प्रोजेक्ट शुरू होता है, प्रॉब्लम स्टेटमेंट लिखते हैं कि जी आप जब भी कोई एक्टिविटी करने जा रहे हैं रिसर्च एंड डेवलपमेंट के तौर पे, आप उसकी प्रॉब्लम लिखते हैं, तो उस प्रॉब्लम को फिर आपने सॉल्व करना होता है। तो इसको जो है ना जी रिसर्च में कम्प्लेक्स प्रॉब्लम एनालिसिस भी कहा जाता है। ठीक है, प्रॉब्लम रिकग्निशन, डेवलपमेंट ऑफ फिजिबल अल्टरनेटिव, कि प्रॉब्लम जो है ना ये डिफरेंट प्रॉब्लम स्टेटमेंट जो होती हैं, तो आपने फिर देखना होता है कि कौन सी सही है, किस तरह से है, कौन सी मटीरियलाइज हो सकती है। डेवलपमेंट ऑफ दी आउटकम एंड कैश फ्लोज, जाहिर है कि जो है ना जी आपके पास अगर कैश नहीं है तो उसके बगैर तो काम नहीं हो सकता। तो अगर आप कैश इन्वेस्ट करते हैं तो कैश फ्लोज, कैश इनफ्लो एंड कैश आउटफ्लो जो है ना उसके क्या होने चाहिए, आउटकम क्या होनी चाहिए, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। अकाउंटिंग जो है ना वो सबसे बड़ा इशू होता है। सिलेक्शन ऑफ अ क्राइटेरियन, कि जी आप जो है ना जी उसको कैसे सिलेक्ट करेंगे, उसके लिए जो है ना जी आपको जाहिर है कि एक्सपर्ट्स डिसीजन जो है ना वो आपको लेने पड़ेंगे। ठीक है, आपको प्रोसेस जो है ना वो बड़े जो है ना रिफाइनेबल वो जो है ना बनाने पड़ेंगे। एनालिसिस एंड कंपैरिजन ऑफ अल्टरनेटिव्स, ये हमने डिस्कस थोड़ी देर पहले किया है, एनालिसिस करेंगे। सिलेक्शन ऑफ प्रेफर्ड अल्टरनेटिव्स, परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग, वो भी हम देखते हैं कि परफॉर्मेंस क्या है उसकी, वो सिस्टम आपका सही चलेगा या नहीं चलेगा वगैरह वगैरह। तो इसके बाद जो है ना इंजीनियरिंग डिज़ाइन प्रोसेस क्या है, ये एक्टिविटीज़ हैं। फ्रॉम प्रॉब्लम आपने डिफाइन करना है सबसे पहले। प्रॉब्लम अगर आपने कहते हैं कि प्रॉब्लम अगर आपने डिफाइन कर लिया तो आधा काम जो है ना वो हो गया आपका। तो जिस तरह से होता है ना, जब आप कोई नया कोई काम करने जाते हैं तो सबसे पहले आप विजन और फिर मिशन जो है ना होता है कि विजन कि आपने क्या करना है, क्या करने जा रहे हैं, विजन। और उसको करने के लिए आप जब डिटरमिन करते हैं उसको मिशन कहते हैं। और जब आप मिशन आपका हो जाता है कि आपने करना ही करना है, ये बिजनेस आपने करना ही करना है, तो उस वक्त फिर आप क्या करते हैं, आपने गोल सेट करते हैं। गोल, तो गोल क्या होता है कि जी आपने वेल डिफाइंड जो है ना जी आपने एक्टिविटीज़ जो है ना वो परफॉर्म करनी होती हैं कि जी अगर मैं इतने पैसे लगाऊंगा तो जब ये मेरा प्रोडक्ट रेडी होगा तो उस वक्त मुझे इतना प्रॉफिट मार्जिन जो है मिलना चाहिए, ये गोल होगा। ठीक है ना जी। गोल के बाद गोल के जो है ना ऑब्जेक्टिव होते हैं। ऑब्जेक्टिव के लिए अचीव करने के लिए गोल को ब्रेक करके ऑब्जेक्टिव बनाए जाते हैं, छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है ना, यूनिट बनाए जाते हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट बनाए जाते हैं, हायरार्किकल जो है ना वो सिस्टम जो है ना खड़ा किया जाता है। प्रोडक्शन है जो है ना, मार्केटिंग है, फलां है जो है ना, वगैरह वगैरह। तो अच्छा, उसी तरह से उसके ऊपर जो है ना आपने मैन पावर जो है ना वो लगानी होती है। तो उसके बाद जो है ना जी आपने स्ट्रेटजीज बनानी होती हैं। स्ट्रेटजीज जो है ना उसके अंदर आपने पॉलिसीज, रूल्स, रेगुलेशन जो है ना वो सैलरी स्ट्रक्चर और जो है ना एम्प्लॉयज़ मैनेजमेंट वगैरह वगैरह, इस तरह की चीज़ें जो है ना वो आप वो उसके अंदर बनाते हैं। और उसके बाद टैक्टिस वगैरह आ जाते हैं। तो ये सारा प्रोसेस जो है ना, दीज आर ऑल एक्टिविटीज़। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट जिसको आप बोलते हैं, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट जो है ना इसके अंदर एक्टिविटी जो है ना वो ज़्यादा वो आप काउंट करते हैं। तो उसमें ये 6 स्टेप हैं। फॉर एग्जांपल देखें, प्रोजेक्ट डेफिनेशन, प्रॉब्लम फार्मूलेशन एंड इवेलुएशन, सिंथेसिस ऑफ पॉसिबल सॉल्यूशंस, एनालिसिस, ऑप्टिमाइजेशन एंड इवेलुएशन, स्पेसिफिकेशन ऑफ प्रेफर्ड अल्टरनेटिव्स, कम्युनिकेशन। इंजीनियर्स आर रिक्वायर्ड टू प्रोवाइड नॉलेज ऑफ इकोनॉमिक्स। तो इंजीनियर जो है ना, जाहिर है कि जी अगर इंजीनियर को इकोनॉमिक्स के बारे में पता नहीं होगा तो वो इंजीनियर जो है ना वो किस तरह से डिसीजन लेगा। सो इंजीनियरिंग इकोनॉमी इज नॉट नाउ कंसिडर अ पार्ट ऑफ एजुकेशन ऑफ एवरी इंजीनियर्स as it provides a systematic framework for evaluating the economic aspect of competing design solutions. Just as engineers model the effect of temperature on cutting tools or the thermodynamic response of an air compressor, they must also model the economic impact of their recommendations. जाहिर है कि देखिए ना जी, अगर आप ये जो है ना जी टेम्परेचर
आप मेंटेन करने के लिए कोई सिस्टम बनाते हैं तो आपने ये देखना कि वो इतना वो कॉस्ट जो है ना जी वो सेंसिटिव ना हो जाए कि जी आपकी कॉस्ट ही बढ़ जाए. What is engineering economy and why is it so important? The initial reaction of many engineering students to this question is money matters will be handled by someone else and I need not worry about these matters. कि बाज़ औक़ात जो है ना वो इंजीनियर जो है ना खुद भी जो है ना अकाउंटिंग मैटर से वो भागते हैं. तो कुछ अर्सा पहले तक तो ये प्रैक्टिस होती थी कि ड्राइंग एंड डिस्पर्सिंग जो मैटर्स होते थे वो इंजीनियर के पास ही होते थे. लेकिन जो जो ये प्रोसेस जो है ना और कॉम्प्लिकेटेड होते गए हैं विद द डेवलपमेंट ऑफ इन दी सिस्टम्स, नए नए टूल आ गए हैं, नई नई मशीनरी, नए नए जो है ना जी आपके पास इनोवेशंस आई हैं. तो ये जो है ना जी अकाउंटिंग जो है ना एक्टिविटीज़ जो है ना वो सेपरेट कर दी गई हैं इंजीनियर से. इंजीनियर को अब जो है ना जी डिज़ाइनिंग, स्विचिंग जो है ना जी ये सारा मैनूवरिंग का, मैन्युफैक्चरिंग का ये सारा काम जो है ना वो इनको सौंप दिया गया और अकाउंटिंग मैटर जो है ना वो अलग कर दिए गए. तो इन रियलिटी एनी इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट मस्ट बी नॉट ओनली फिजिकली रियलाइज बट आल्सो इकोनॉमिकली अफोर्डेबल. Understanding and applying economic principle of engineering have never been more important. Engineering is more than a problem-solving activity, focusing on development of products, systems, and processes to satisfy needs or demand. कि देखें जो है ना जी इंजीनियर क्या करता है, इंजीनियर ने देखना है कि जी लोगों की नीड्स क्या हैं, नीड्स क्या हैं, लोगों की डिज़ायर्स क्या हैं. देखें इसमें हम आगे जाके देखेंगे जी एक बहुत लंबी चौड़ी ये टर्म्स हैं कि जी नीड क्या है, नीड एंड वांट्स क्या हैं. नीड एक्चुअली जो है ना वो है कि जी फॉर एग्जांपल एक जो ह्यूमन है उसको ज़िंदा रहने के लिए, सर्वाइवल के लिए जो है ना जो चीज़ चाहिए, शेल्टर है, जो है ना जी खाना है, पानी है, तो इस तरह की चीज़ें जो है ना अनअवॉइडेबल हैं. तो वांट्स क्या है, वांट्स जो है ना जी कि जी अगर पानी मिल गया है तो उसको जो है ना जी उसके अलावा जो है ना वो क्या हो सकता है, शरबत, कोई बेवरेज, कोई पेप्सी वगैरह वगैरह जो नीड्स एंड वांट्स. तो उसके बाद डिज़ायर्स क्या हैं, डिज़ायर्स इससे थोड़ा सा और ऊपर हैं कि जी अगर मुझे जो है ना जी खाना जो है ना वो क्या है, मुझे अच्छा मिल जाए, किसी अच्छे होटल के रेस्टोरेंट में मिल जाए, फलां जगह मिल जाए, तो वो जो है ना इसका मतलब है नीड्स जो है ना बेसिक नीड्स हैं. जो है ना वांट्स उसके बाद का दर्जा है और जो डिज़ायर्स हैं वो अनलिमिटेड हैं. तो ये इसके ऊपर बात करेंगे बहुत तफसील के साथ. बियॉन्ड फंक्शंस एंड परफॉर्मेंस solution must also be economically viable. Design decision affect limited resources such as time, material, labor, capital and natural resources, not only initially, that is during conceptual design, but also through remaining phases of the life cycle. तो इसका मतलब यह है कि हमें जो है ना जी लाइफ साइकिल का भी पता होना चाहिए. ड्यूरिंग डिटेल डिज़ाइन, मैन्युफैक्चरिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, सर्विसेज, रिटायरमेंट, डिस्पोजल, कि जी पूरा प्रोडक्ट लाइफ साइकिल जो है ना उसके अंदर जो है इंजीनियर्स का रोल जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है. कि जी लाइफ साइकिल, पहले तो हम ये देखें कि लाइफ साइकिल क्या है. ये हम नेक्स्ट पेजेस के ऊपर देख रहे हैं. तो डिज़ाइन डिसीजन जो है ना वो उसमें ये देखना होता है कि आपके जो रिसोर्सेज हैं दे आर ऑलवेज लिमिटेड, दे आर स्केर्स या स्कार्स इसको बोलते हैं. कि जी टाइम जो है ना वो टाइम बहुत मैटर होगा. कि देखें जी अगर एक प्रोडक्ट आपने जो है ना जी 30 डेज़ में रेडी करके मार्केट के अंदर लॉन्च करना है, तो अगर आप उसको जो है ना 2 महीने हो जाए, मतलब ना आप डबल टाइम हो जाए, तो उसकी जो सिग्निफिकेंस है वो ख़त्म हो जाती है. तो दूसरे कंपेटिटर जो है ना मार्केट के अंदर पहुंच जाते हैं, तो आपका जो प्रोडक्ट है उसकी अफादियत जो है ना वो ख़त्म हो जाएगी. तो इसी तरह से मटेरियल है कि जी आप टाइमली अगर परचेजेस नहीं करेंगे तो वो मुमकिन है इन्फ्लेशन जो है ना उसकी बढ़ जाए. इस तरह लेबर का भी यही उससे इशू है. कैपिटल जो है ना वो टाइम वैल्यू ऑफ मनी होती है. नेचुरल रिसोर्सेज वही हैं जो आपके पास लिमिटेड हैं वगैरह वगैरह. तो इस तरह से आप ने सारी चीज़ें जो है ना वो डिज़ाइन प्रोसेस के अंदर वो देखनी होती हैं. इंजीनियर्स शुड रियलाइज
that the solution provided by them does not make sense and will not be acceptable if it is not profitable. ये अंडरस्टूड है कि जी प्रॉफिटेबिलिटी के लिए जो है ना सरमाया जो है ना वो लगाया जाता है। तो हम यहाँ देखते हैं कि जी पहले तो हम ये सोच लें, समझ लें कि जी प्रोडक्ट लाइफ साइकिल क्या है जिसके ऊपर इंजीनियर ने डिज़ाइन अपना जो है ना वो बेस करके आप वो रेडी करना होता है। तो उसके अंदर पहले आइडिया है, जिस तरह से मैंने आपको किया, विजन है। तो आप क्या बनाना चाह रहे हैं, आप क्या डिज़ाइन करना चाह रहे हैं, आप क्या कौन सी प्रोडक्ट आप ले या सर्विसेज जो है ना वो आप प्रोवाइड करना चाह रहे हैं अकॉर्डिंग टू दी नीड्स एंड वांट्स ऑफ दी कम्युनिटी इन विच यू आर गोइंग टू एस्टेब्लिश अ बिजनेस। तो उसके ऊपर आप फिर रिसर्च करेंगे, उसके ऊपर जो है ना वो आप डेटा जो है ना जी एम्पिरिकल डेटा जो है ना एनालाइज करेंगे। तो उसके बाद जो है ना जी आप अपना कोई प्रोटोटाइप बनाएंगे और डेवलपमेंट R&D उसके ऊपर करेंगे, ठीक है। तो अच्छा, अब आप देखेंगे उसकी फिजिबिलिटी चेक करेंगे, उसको टेस्ट करेंगे और उसको एनालिसिस करेंगे, तब जाके ना उसको जो है ना वो करेंगे इंट्रोडक्शन, उसका आप इंट्रोड्यूस करेंगे। तो इसका मतलब है कि सबसे पहले तो होता है इंट्रोडक्शन कहाँ है, यहाँ पर है। ये देखें ना, ये लाइफ साइकिल है टोटल, इधर टाइम है और इधर जो है ना सेल्स या कोई भी जो आपका प्रॉफिट मार्जिन जो है ना इधर से यहाँ से ऊपर को जा रहा है। तो ये इंट्रोडक्शन है, तो ये इंट्रोडक्शन है यहाँ पर, ठीक है। तो उसके बाद जो है ना यहाँ ये प्रॉफिट है और ये ग्रोथ है। ग्रोथ का मतलब ये इसके अंदर जो है ना आपकी इनिशियल इन्वेस्टमेंट जो है ना वो आपकी जो है ना वो एक्सपोनेंशियल होती है कि जी आप बढ़े जा रहे हैं। बहुत सारे देखें ना, यहाँ आपने लैंड परचेज करनी है फॉर एग्जांपल, या रेंट पे लेनी है लैंड। तो उसके बाद जो है ना यहाँ आपने ज़ाहिर है कि बिल्डिंग भी बनानी पड़ेगी या बिल्डिंग को किराए भी पे लेनी पड़ेगी। उसके बाद जो है ना यहाँ पर जो है ना जी आपने यहाँ पर जो है ना आपने इन्वेस्ट करनी है। तो उसका तब यहाँ जब ये प्रोडक्ट आपका फाइनल गुड्स जो है ना यहाँ रेडी होंगे, अब आप मार्केट में जब लॉन्च कर रहे हैं तो वहाँ पर आपने देखना है कि जी मैच्योरिटी लेवल क्या है, आपके प्रोडक्ट जो है ना एंड प्रोडक्ट जो है ना वो सही भी है या नहीं है, ठीक है ना जी। तो वहाँ आपने जब करना है तो इसके अंदर जब आप बेचते हैं तो इसका आपकी जो है ना इनिशियल कॉस्ट, फिक्स्ड कॉस्ट और आपकी वेरिएबल कॉस्ट जो है ना हर किस्म की जो कॉस्ट है तो वो आपकी जो है ना इसके अंदर होती है। और आपको जो रेवेन्यू मिलता है तो उसके अंदर आपका प्रॉफिट भी यहाँ से शुरू हो जाता है, जो कि स्टार्ट में जो है ना वो ज़ीरो भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। तो इसका मतलब ये है। तो इसकी मैं ये एग्जांपल देता हूँ कि जी एक शॉपकीपर है, अगर उसने जो है ना जो रिटेलर का बिज़नेस शुरू किया है तो उसने जो आपकी उसके अंदर दुकान के अंदर या उसकी शॉप के अंदर जनरल स्टोर के अंदर जो कमोडिटीज़ हैं वो उनको बेचता जाता है और अपने पैसे जो है ना उनको इकट्ठे करता जाता है। तो ये उसको वो जस्ट उनका हिसाब रखता है, तो वो देखता नहीं है उसके अंदर उसका प्रॉफिट क्या है, प्रॉफिट मार्जिन क्या है। लेकिन वो इंडिविजुअल लेवल के ऊपर हर जो है ना जी आइटम का उसको पता होता है कि जी मैंने परचेज इतने खरीदी इतने की है और परचेज इतने की कर रहा हूँ। तो इसका मतलब मार्जिन उसका उसके अंदर मौजूद होता है, लेकिन वो उसके अंदर अभी वो चेक नहीं कर रहा होता कि मेरा प्रॉफिट क्या है। तो यहाँ आके ये पीक पॉइंट है मैच्योरिटी लेवल के ऊपर यहाँ पर कि अब यहाँ से आगे जो है ना जितना मर्जी पैसा लगा दे, क्योंकि मार्केट में दूसरे लोग भी आ चुके हैं। तो उसके अंदर कंपैरिजन करता है वो अपने प्रोडक्ट का दूसरे प्रोडक्ट के साथ। तो अब जो है ना जी जाहिर है कि वो डिज़ाइन पुराना हो चुका आता है विद द पैसेज ऑफ टाइम। तो अब उसके अंदर जितने मर्जी पैसे वो लगा ले, जितना मर्जी वो प्रोडक्शन वो कर ले, तो उसकी प्राइस जो है ना वो हाइक नहीं करेगी, वो प्राइस बढ़ा भी नहीं सकता। तो उसने डिक्लाइन की तरफ जाना ही होता है। तो तावक्ते के देखे ना एक नया जो है ना जी फॉर एग्जाम्पल फैशन जो है ना क्लॉथ आ गई है, एक नया मतलब ना जो ख़ास तौर पे ये गारमेंट का जो बिज़नेस है इसके अंदर जो है ना बहुत फ्रेजाइल सिचुएशन होती है, बहुत ज़्यादा वोलाटाइल सिचुएशन होती है। तो उसके अंदर जो है ना वो डिज़ाइन कपड़े के और फैशन और इस तरह की बहुत सारी चीज़ें जो है ना वो मैटर कर रही होती है। तो इसका मतलब ये है, तो इसके अंदर जो है ना वो जो वाइजेस्ट डिसीजन होता है उसके अंदर जो है ना वो पैसा लगाना वो बंद कर देते हैं यहाँ पर। तो अल्टीमेटली जो है ना कोई नया कंपेटिटर आ जाता है और वो प्रोडक्ट जो है ना वो बंद हो जाता है। तो इस तरह से ये इसका लाइफ साइकिल है प्रोडक्ट का या किसी का भी। तो उसके कुछ जो है ना जी एथिक्स हैं, कोई किस तरह से जो है ना इसकी फिजिबिलिटी चेक करते हैं मार्केट के अंदर। तो इसी देखें ना जी ये
पहले जो ग्रोथ जो स्टेज होती है उसको इंसेप्शन फेज कहते हैं। ये प्रोडक्ट फिजिबिलिटी, मार्केटिंग एंड बिजनेस स्टडी, उसके बाद ये प्रोडक्ट डिज़ाइन, प्रोटोटाइपिंग, प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग, शिपिंग, इसको कहते हैं रियलाइजेशन स्टेज। उसके बाद जो है ना ये यूज़फुल फेज, इसके अंदर ये प्रोडक्ट यूज़ और प्रोडक्ट रिपेयर, और उसके बाद जो है ना ये टर्मिनेशन स्टेज जो जिसको आप डिक्लाइन कहते हैं या डेथ उसको बोल सकते हैं। प्रोडक्ट शिपिंग, रिसाइकलिंग एंड डिस्पोजल एक्टिविटीज़। तो ये सारी चीज़ें जो है ना कि इंजीनियर जो है ना उसको इन चीज़ों का पता होना चाहिए, तब जाके ना उसके जो है ना डिज़ाइन के अंदर रिफाइनमेंट आएगी और वो जो है ना एग्जैक्ट एक्यूरेट डिसीजन जो है ना वो कर सकेगा। तो इस लिहाज से जो है ना ये प्रोडक्ट लाइफ साइकिल जो है ना मैनेजमेंट जो है ना ये पता होनी चाहिए, जो कि ये सारे जो है ना प्रोसीजर एंड प्रोसेस जो है ना एक कस्टमर के इर्द गिर्द जो है ना सारे घूम रहे होते हैं। एक कस्टमर जो कहते हैं ना कस्टमर इज़ माई बॉस, कस्टमर इज ऑलवेज द फोकस ऑफ एनी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन और सर्विस ऑर्गेनाइजेशन। तो उस लिहाज से देखें, आप देखें कि जब आप जो है ना मार्केट सर्वे करते हैं तो कस्टमर से ओपिनियन लेते हैं, आप कस्टमर से सर्वे आप फॉर्म फिल कराते हैं या कस्टमर से आप पूछते हैं, आइडिया लेते हैं, आइडिया जनरेशन। तो इसका मतलब ये है कि उन आइडियाज़ के ऊपर बेस करके आप प्रॉब्लम डिफाइन करते हैं। तो प्रॉब्लम डेफिनेशन, यूज़र नीड्स रिसर्च, मार्केट एनालिसिस, ये सारा। उसके बाद जो है ना आप क्या करते हैं, प्रोडक्ट के बाद आप देखते हैं कि जी लाइन डेवलपमेंट, ठीक है, लाइन डेवलपमेंट, और पैरेलल में इधर भी आप कर रहे होते हैं कि जी गारमेंट प्रोडक्शन या ये इस तरह से है, मटेरियल सिलेक्शन एंड टेस्टिंग, कॉस्ट एस्टिमेशन, प्रोटोटाइप क्रिएशन, डिज़ाइन एंड क्वालिटी इवेलुएशन, ठीक है। अच्छा, साथ साथ में जब ये बन जाता है तो आप क्या करते हैं पैरेलल में कि लाइन ऑप्टिमाइजेशन, असेंबली एंड फिनिशिंग, पैकेजिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। कि देखें जी आप एक सिंपली अगर आप कोई बेचेंगे तो वो कॉस्ट जो है ना आपको नहीं मिलेगी, उसके लिए जो है ना पैकेजिंग एक अलग से बहुत बड़ा एक जो है ना डोमेन है कि जी देखें मुख्तलिफ जब आप वही स्वीट होती है उसी को आप तहजीब के पैकेट के अंदर आप डाल देंगे तो उसकी प्राइस जो है ना वो डबल हो जाएगी एज़ कम्पेयर टू द सिंपल अदर स्वीट शॉप्स। तो ठीक है ना। इसी तरह से अगर आप कोई गारमेंट का कोई सूटिंग कोई बिजनेस कर रहे हैं तो कि अच्छी पैकिंग के अंदर अगर है तो उसकी प्राइस जो है ना वो ज़ाहिर है वो क्वालिटी ऑफ सर्विस के अंदर आ जाती है, उसके अंदर वो सारा आ जाता है। तो इस तरह से आप मार्केटिंग, फिर आपने देखना तो मार्केटिंग क्या है, मार्केटिंग द लाइन प्री प्रोडक्शन सोल्यूशन डेवलपमेंट कोलैबोरेशन विद सप्लाई चेन। सप्लाई चेन क्या होता है कि जी माल आपने कैसे पहुंचाना है, आपके पास मिडल मैन है, आपके पास जो है ना जी जो है ना जी वहाँ पर जो एंड प्रोडक्ट ब्रोकर जो है ना वो अवेलेबल हैं या नहीं है, ये सारी चीज़ें आपने वो यहाँ। तो ये मार्केटिंग के हवाले से जो है ना 4P मॉडल जो है ना वो जो है ना जी वो स्टडी किया जाता है। 4P का मतलब होता है प्रोडक्ट प्राइस प्लेस एंड प्रमोशन। तो ये चार इसके जो है ना पीज 4Ps इनको बोला जाता है। तो ये सारी चीज़ें जो है ना ये की जाती हैं। तो इसके साथ साथ आप देखें कि जी क्या क्या चीज़ जो है ना इसके लिए कि देखें जी आइडिया जनरेशन और प्रॉब्लम डेफिनेशन के अंदर आप क्या करते हैं, आप इंजीनियरिंग प्रोसेस लगाते हैं जिसको कैड कंप्यूटर डिज़ाइन आप कह सकते हैं, ठीक है ना जी। इसी को डिज़ाइन सिस्टम कि जी आपके कंपेटिटर के डिज़ाइन क्या हैं, उसी तरह से इंटीग्रेटेड यूज़र इंटरफेस और एप्लीकेशन इंटीग्रेशन, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल मैनेजमेंट, 3D बॉडी स्कैनिंग टेक्नोलॉजी, ठीक है, और इसी तरह वर्चुअल ट्राई ऑन। ये सारी चीज़ें जो है ना आप देखें कि यहाँ इधर जो है ना मार्केट फॉर एग्जांपल यहाँ रेगुलेशन जो है ना वो देखी जाती हैं यहाँ प्रोडक्शन में कि जी हेल्थ एनवायरनमेंट है, सेफ्टी, ये वहाँ जो एम्प्लॉई होते हैं उनके लिए भी होते हैं और जो आपका प्रोडक्ट है वो भी देखा जाता है कि ये जो गर्मियों का कपड़ा सर्दियों में तो नहीं ना बिक सकता एंड वाइस वर्सा, ठीक है ना। जो आपने सारी चीज़ें जो है ना वो एनवायरनमेंट के मुताबिक जो है ना मार्केट के अंदर जो है ना प्रोवाइड करनी होती हैं। अगर आप गारमेंट के बिजनेसमैन हैं तो आपने अगर इंडस्ट्री लगाई है या आपने कोई और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट खोला है तो इधर आप देखेंगे जी मार्केट के अंदर क्या होता है, न्यू कस्टमर कस्टमाइजेशन, न्यू मार्केट्स, ये सारी चीज़ें जो है ना आपने इसके अंदर देखनी होती हैं। तो इधर क्या है, कंपटीशन है, न्यू कंपेटिटर्स,
लो कॉस्ट कंपेटिटर्स, यहाँ आप देखें, यहाँ प्रोडक्शन और लाइन के दरमियान में इधर क्या है, न्यू टेक्नोलॉजीज़, कि जी आपने जो असेंबली लाइन बनाई है, आपने कोई आपने मोटरसाइकिल बनाने का कारखाना लगाया है, ये कार इंडस्ट्री लगाई है, तो आपने वो यहाँ पर आप देखना है कि कोई इंडस्ट्री जो आपने इंफ्रास्ट्रक्चर आपका क्या है, ठीक है ना जी, या आपने कोई सर्विसेज डिपार्टमेंट आपने खोला है, तो उसके लिए नई टेक्नोलॉजी, सोशल मीडिया का यूज़ और इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह वगैरह आपने क्या यूज़ किया है, तो ये इसको कहते हैं कि प्रोडक्ट लाइफ साइकिल मैनेजमेंट। अच्छा, इकोनॉमिक का जो दिया था कॉन्सेप्ट सबसे पहले, वो आदम स्मिथ थे, जिनको फादर ऑफ द इकोनॉमिक कहा जाता है, फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स। तो उसने एक बुक लिखी थी, कौन सी बुक थी, उसका नाम था एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशंस। स्मिथ बिलीव्ड इन फ्री मार्केट। इस फ्री मार्केट का नाम उसने रखा था लेसीज फेयर्स, ठीक है, कि फ्री मार्केट इज वन वेयर कंज्यूमर्स मे बाई व्हाट दे लाइक एंड प्रोड्यूसर मे प्रोड्यूस व्हाट दे लाइक विद नो गवर्नमेंट इंटरफेरेंस। कि जी उसके अंदर जो है ना कोई रूल ऑफ लॉ कि जी इनकम टैक्स या कोई और चीज़ें वो नहीं है। जिस तरह से आप मंडी कह रहे हैं ना, मंडी, सब्ज मंडी, अब तो खैर उसके अंदर बहुत सारे टैक्सेस आ गए हैं, लेकिन जो आप खरीदना चाहें आप आज़ाद हैं, जो आप बेचना चाहें वो आज़ाद हैं, तो इसको कहते हैं लेसिज फेयर मार्केट। स्मिथ सजेस्टेड दैट अ लेसिज फेयर डोंट इंटरफेयर पॉलिसी अप्रोच should be followed, leaving customers and producers to make their own decisions. तो laissez-faire क्या हुआ? Laissez-faire is an economic system in which transactions between private group of peoples are free from or almost free from any form of economic interventionism सच एज रेगुलेशन एंड सब्सिडीज। कि जी हर किस्म की जो है ना इंटरवेंशन गवर्नमेंट की, कि आपने उसको रेगुलेट करवा दिया या सब्सिडीज दे दी। सब्सिडी क्यों देते हैं? कि जी आप अपने प्रोडक्ट को क्या करते हैं, मोनेटाइज करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं मिसाल देता हूँ कि जो है ना जी, जब मोनोपोली का दौर था, कि जी पीटीसीएल की मोनोपोली थी, टी डिपार्टमेंट था, तो उस वक्त ये अकेला ही सर्विस प्रोवाइडर था टेली कम्युनिकेशन के उसके डोमेन के अंदर, टेली कम्युनिकेशन सर्विसेज में। तो उस वक्त इसने क्या किया, यूफोन को, हालांकि इसका ही इदारा था, सब्सिडी इदारा था, तो उसको अलग कर दिया। वो बिल्कुल उसका मोबाइल लिंक या टेलीनॉर वगैरह का मुकाबला करने के लिए उसको बिल्कुल कर दिया। हालांकि वो उसको ही वो फीड कर रहा था पीटीसीएल, उसकी इंतज़ामिया, उसकी मैनेजमेंट अलग थी, लेकिन उसको वो क्या करता था, सब्सिडाइज करता था। तो कि कहीं अगर उनको कोई रेवेन्यू की प्रॉब्लम होती थी, पैसों की ज़रूरत होती, तो वो उसको जो है ना जी कैश फ्लो उसके हो जाते थे। अब उसके बाद जो है ना मोनोपोली ख़त्म हुई, डिओपोली, ओलिगोपोली वगैरह वगैरह इस तरह की चीज़ें आ गई हैं और कंपटीटर्स आ गए हैं। तो अब जो है ना उसने ओन कर लिया है, अब मर्ज हो गया है यूफोन पीटीसीएल के साथ। तो इस तरह से जो है ना जी अब ये जो है ना उसका सब्सिडीज वाला जो है ना चैप्टर जो है ना वो क्लोज हो गया है, और अब यूफोन और पीटीसीएल जो है ना वो एक हो गए हैं दोबारा से। तो ये जो है ना मर्जर एंड एक्विजिशन और इस तरह की जो है ना एक्टिविटीज़ जो है ना इकोनॉमिक जो फील्ड के अंदर जो है ना वो चलती रहती हैं। तो अब हम दोबारा से देखते हैं कि इकोनॉमिक्स क्या है, थोड़ा सा इसको शॉर्ट वो हम करते हैं, कंक्लूड करते हैं। इकोनॉमिक्स इज अ स्टडी ऑफ रैशनिंग सिस्टम। रैशनिंग का मतलब होता है कि ये देखो ना राशन कार्ड, कि जी आप एक स्पेसिफिक जो है ना जी वो कोटा फिक्स कर देते हैं। जिस तरह से आप हेल्थ कार्ड, कि जी इतनी सीलिंग होगी, इस सीलिंग के अंदर जो है ना वो एक फैमिली जो है ना वो अपने मेंबर्स का जो है ना ट्रीटमेंट, मेडिकल ट्रीटमेंट वो करा सकेगी। तो इसका मतलब ये है कि रैशनिंग कर दी गई है, एक एग्रीगेट अप्रॉक्सीमेट अमाउंट जो है ना वो फिक्स कर दी जाती है। तो इसको कहते हैं रैशनिंग सिस्टम। प्लान्ड इकोनॉमीज
फ्री मार्केट इकोनॉमीज, ये लेसी फेयर का जो मैंने जो आपका वो बताया है थोड़ा सा, इट इज़ द स्टडी ऑफ हाउ स्कार्स रिसोर्सेज आर एलोकेटेड टू फुलफिल द इनफाइनाइट इनफाइनाइट वांट्स ऑफ कस्टमर्स कंज्यूमर्स। अब यहाँ पर जो है ना 2-3 चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूँ। कंज्यूमर और कस्टमर और सब्सक्राइबर में फ़र्क क्या है? कंज्यूमर होते हैं कि जी जो एक दफ़ा उसने देखना मसलन कंज्यूमरेबल जो कमोडिटीज़ होती हैं, फॉर एग्जांपल ये टूथपेस्ट है या सोप है या सब्जियां हैं कि जी आपने ली और कंज्यूम कर दी, ख़त्म हो गई बस, ठीक है ना, रिप्लेसेबल नहीं है, तो इनको कहते हैं कंज्यूमर। और कंज्यूमर जो है ना वो क्या होते हैं, जो है ना जी कस्टमर हो सकते हैं। कस्टमर क्या होता है कि आप वन टाइम शॉप की आपने, तो आपने जो कमोडिटी या जो चीज़ आपने परचेज किया दैट इज़ नॉट रिटर्नेबल, तो परचेज्ड मीन परचेज्ड, तो इसके अंदर जो है ना अब वो शॉपकीपर जो है या जो जो बेचने वाला है वो रिस्पॉन्सिबल नहीं है। सब्सक्राइबर क्या होता है कि आपने चीज़ सब्सक्राइब कर ली, सर्विसेज सब्सक्राइब कर ली। फॉर एग्जांपल मैं बैंडविड्थ ले रहा हूँ नया टेल से या PTCL से, तो क्या है मैं उनका सब्सक्राइबर हो गया हूँ, तो मैं मंथली सब्सक्रिप्शन जो है ना चार्जेस जो है ना वो पे करता हूँ और मंथली बिल देता हूँ, तो मैं उनका सब्सक्राइबर हूँ। तो कस्टमर और सब्सक्राइबर के अंदर ये फ़र्क है। तो ये इकोनॉमिक्स के अंदर जो है ना ये मस्ट है, इसको इसके अंदर इसको जानना। दी वर्ल्ड, अच्छा अब इसमें आप देखें इकोनॉमिक्स के अंदर इट इज द स्टडी ऑफ हाउ स्कार्स रिसोर्सेज आर एलोकेटेड टू फुलफिल द इनफाइनाइट वांट्स ऑफ द कंज्यूमर्स। द वर्ड इकोनॉमिक्स कम्स फ्रॉम 2 ग्रीक वर्ड्स, इको मीन्स होम एंड नोमोस मीन्स अकाउंट्स, को जिसको आप होम इकोनॉमिक्स बोलते हैं। द सब्जेक्ट हैज developed from being about how to keep the family accounts into the wide ranging subjects of today. Further to speak that economics is about the study of scarcity and choices. Economics finds ways of reconciling unlimited wants with the limited resources. Economics explains the problems of living in communities in terms of the underlying resource cost and consumer benefits. Economics is about the coordination of activities which results from specialization. इसके अंदर जो है ना मैंने आपको बताया था कि जी इकोनॉमिक्स इन 3 वर्ड्स के अंदर जो है ना वो गिर्द घूमती है। इंजीनियर्स को पता होना चाहिए इंजीनियरिंग इकोनॉमिक्स के डोमेन के अंदर कि इसके अंदर आप देखें सबसे पहले तो नीड्स हैं। नीड्स आर द बेसिक नेसेसिटीज अ पर्सन मस्ट हैव इन ऑर्डर टू सर्वाइव। फॉर एग्जांपल फूड, वाटर, वार्मथ, शेल्टर, क्लोथिंग वगैरह वगैरह, इस तरह की चीज़ें, ठीक है। वांट्स क्या है? वांट्स आर डिजायर्स दैट पीपल हैव, however they are not as essential as needs. Wants उसमें आप देखेंगे the things that people would like to have such as a bigger home, iPhone, देखिए ना आप सिंपल आम टेलीफोन से भी गुजारा हो सकता है। इसी तरह से आप 5 मरले के घर में रह लें या 10 मरले के घर में, वही अगर आप रहना चाहें कनाल के घर में भी रह सकते हैं, तो कमरा एक चाहिए आपको रहने के लिए, तो कंटेंटमेंट जो है ना अगर आपकी फुलफिल होती है तो इसको कहते हैं वांट्स। इसी तरह डिज़ायर्स हैं। डिज़ायर का मतलब ये है कि इमोशनल सेटिस्फेक्शन, कि काश मेरे पास भी जो है ना ये लैंड क्रूज़र होती, मेरे पास हवाई जहाज़ होता, काश मैं अमेरिका गया होता, काश मैं वगैरह 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 वगैरह। तो इस लिहाज से जो है ना नीड्स, वांट, डिज़ायर्स जो है ना इनका एक जो है ना जी एक हायरार्किकल जो है ना वो एक वो है सिलसिला है कि ये नीड्स, वांट एंड डिज़ायर। तो इसके मैं आपको उर्दू में थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूँ कि देखें एक होती है ज़रूरत, इसको मास्लो नीड थ्योरी भी आप कह सकते हैं। ज़रूरत, सहूलत, आसाइश, आराइश, नुमाइश। अब ज़रूरत क्या है? ये नीड्स हैं कि जी आपको जो है ना जी खाने की ज़रूरत है, या आपको एक गिलास पानी जो है ना आपकी नीड्स है। आप बहुत सख्त प्यास लगी हुई है, तो आपकी जो नीड है वो एक गिलास
पानी है, आपकी प्यास बुझ जाएगी। अच्छा, आपने पी लिया, आपकी यूटिलिटी जो है ना वो फुलफिल हो गई। उसके बाद क्या है, आप जो है ना जी कहेंगे नहीं जी, ये अगर ये गिलास पानी की बजाय शरबत मिल जाए तो आप मतलब आपकी प्यास ही बुझनी है ना, तो आप शरबत पी लेते हैं, पानी की बजाय शरबत पी लेते हैं। तो इसको कहें सहूलत कि जी आपके पास अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं, आप जूस ले लें पानी की बजाय, सिंपल पानी की बजाय जूस ले लें, ये होती है सहूलत। अच्छा, अब आपके पास पैसा ज़्यादा आ गया है, आप जो है ना जी कहते हैं ना, अच्छा यार जूस दो तरह के होने चाहिए, मैं कॉकटेल क्यों ना पीऊँ कि दो तीन जूस मिला के जो है ना वो पी लूँ मैं। तो अब मैं क्या करता हूँ, इसको कहते हैं आसाइश कि जी आपके पास सरप्लस अमाउंट आ गई है तो आप अफोर्ड कर सकते हैं, तो जो है ना जी आप दो जूस ले लें, ठीक है ना जी। आप दो जो है ना घर के अंदर जो है ना वो सालन पका लें, ठीक है ना, दो डिशेज बना लें, तो इसको सहूलत कहते हैं। अच्छा, उसके बाद अब आप यहाँ से जो है ना आगे जो है ना आपकी वांट्स शुरू हो गई, ठीक है ना जी। जिसको आप आसाइश के बाद आराइश कहते हैं कि देखें अब आपने नुमाइश भी शुरू कर दी कि जी आपने दिखानी शुरू कर दी कि अच्छा जी ये घर में कोई मेहमान आता है, देखें जी आपके जो है जी बहुत ज़्यादा वो लेविश चीज़ें जो पड़ी हैं, डबल डबल पड़ी हैं, आप जो है ना जी कहते हैं ठीक है जी, जिस तरह से नहीं होता कि होटल के अंदर आप वो कहते हैं कि आपका खाना पड़ा होता है, इसको कहते हैं बूफे। बूफे कि कई किस्म का खाना है, आपकी मर्जी है जो सा मर्जी खा लें। ये बूफे जो उसके अंदर आप एक फिक्स अमाउंट आप देते हैं कि जी जो है ना जी 2000 और 1800 वगैरह वगैरह, उसके अंदर आप जो मर्जी खाना खा लें। तो ये होती है, इसको कहते हैं आराइश कि जी खाने कई किस्म के हैं जी, आपने प्रोवाइड कर दिए हैं। अच्छा, उसके बाद जो है ना जब आप बहुत ज़्यादा वो हो जाते हैं तो पैसा आपके ज़्यादा आ जाता है, तो या दो नंबर पैसा आ जाता है, तो उस वक्त आप क्या करते हैं, नुमाइश शुरू कर देते हैं। तो ये आखिरी हद होती है कि लोगों को दिखाते फिरते हैं कि अच्छा जी मेरे पास बड़ा पैसा है। तो इस तरह से इसकी स्टेजेस हैं जो है ना ये नीड थ्योरी की, ज़रूरत, सहूलत, आसाइश, आराइश एंड देन नुमाइश। तो ये हिरार्की ऑफ मोटिवेशन इसको बोलते हैं कि जी ज़रूरत जो है या नीड जो है, इट इज़ अ फंडामेंटल नीड, फंक्शनल नीड, ठीक है। तो उसके बाद जो है ना ये फिजिकल बेनिफिट है कि जी जो है ना जी पानी के बाद अगर आपको शब्द मिलता है, ये बेनिफिट है कि आपकी देखें ना जी आप कहते हैं अच्छा जी मेरी एनर्जी बहाल हो गई है इससे, या मैं अगर सालन है या दाल है या सब्ज़ी है उसके साथ जो है ना मैं चिकन ले लूँ, मैं मटन ले लूँ, ठीक है ना जी, तो वो वांट है। या मैं अगर मोटरसाइकिल पे गुजारा होता है तो मैं कार लेने की कोशिश करूँगा। अगर मैं कार मेरे पास है जो है ना ये मेहरान है, छोटी गाड़ी है, तो मेरी ख्वाहिश होगी कि मेरी वांट होगी कि जी मेरे पास करोला आ जाए या वगैरह वगैरह। तो इस तरह से मैं जो है ना फिर उसके बाद अगला जो है ना अगली स्टेज जो है ना वो डिज़ायर की आ जाती है, ठीक है। तो इस तरह से थोड़ा सा इनको फर्दर डिफाइन करते हैं कि नीड्स आर essential prerequisites that are required to survive in a situation. They are the basics, as it were, something we literally cannot do without. कि जी खाने के बगैर हम जिंदा नहीं रह सकते, तो वो हमें मिलना ही मिलना चाहिए, ठीक है ना जी। फॉर एग्जाम्पल वी नीड एयर टू ब्रीद एंड फूड टू सस्टेन, एंड इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ अ रिलेशनशिप वी ऑल हैव अ बेसिक नीड टू बी लव्ड एंड अ बेसिक नीड फॉर रिस्पेक्ट। कि जी लव एंड रिस्पेक्ट का जो एक रिलेशनशिप है कि जी अगर पेरेंट्स हैं वो अपने बच्चे से प्यार करते हैं, तो जब वो बच्चा बड़ा हो जाता है, पेरेंट्स बूढ़े हो जाते हैं, तो वो उनके दरमियान जो है ना वही लव जो है ना रिस्पेक्ट के अंदर जो है कन्वर्ट हो जाती है। तो लव एंड रिस्पेक्ट का जो रिलेशनशिप है वो भी नीड है, मतलब ना इसके अंदर अगर वो लव एंड रिस्पेक्ट का रिलेशनशिप एक स्पाउस के अंदर बरकरार नहीं है, तो वो नीड जो है ना वो भी जो है ना वो उसका वो डिज़ास्टर हो जाता है, फैमिली जो है ना वो जो है ना जी कोलैप्स हो जाती है। तो इस तरह से तो ये नीड्स हैं। उसके बाद है वांट्स। वांट्स आर थिंग वी वुड लाइक टू हैव बट कैन सर्वाइव विदाउट। फॉर एग्जाम्पल
I want a car, but as I live in Rawalpindi and I'm close to an ambulance of transport links, I don't need one desperately. कि जी मुझे इतनी वो ज़रूरत तो नहीं है, अगर मेरे पास जो है ना मैं बस स्टेशन के करीब हूँ तो मुझे क्या ज़रूरत है जो है ना पेट्रोल के ऊपर ज़्यादा पैसा खर्च करने की। तो मैं वहाँ से जो है ना वो सवार हूँगा और अपनी डेस्टिनेशन पे आ जाऊँगा, तो मेरा ख़र्चा बच जाएगा, रोड की जो हैसल्स हैं वो भी ख़त्म हो जाएंगी, वो जो है ना जी मैं उसको कर सकता हूँ। लेकिन क्योंकि मैं ज़रूरत सहूलत असैस अरैश नुमाइश जो है ना इसको भी देख रहा हूँ, तो इसका मतलब ये है कि मैं नीड से वांट में कन्वर्ट अपने आप को कर दिया है मैंने। वांट्स इन रिलेशनशिप्स आर नॉट एसेंशियल टू फिजिकल सर्वाइवल बट आर एसेंशियल टू इमोशनल एंड स्पिरिचुअल वेल बीइंग। ठीक है। डिजायर्स आर एड्स ऑन। तो ये एड्स ऑन का मतलब क्या होता है कि जी देखें ना, फॉर एग्जांपल आपने एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया है अपने कंप्यूटर के ऊपर, लैपटॉप के ऊपर, तो वो सॉफ्टवेयर चल रहा है, लेकिन कुछ अरसे बाद जो है ना क्या है वो उसके अंदर बग्स आने शुरू हो गए हैं, तो वो इसका नया वर्जन आ गया है। अब आप नया वर्जन लगा लें या आप उसके अंदर जो है ना पैचेस होते हैं जिसको आप प्लग इन कहते हैं या इस तरह की चीज़ें होती हैं वो आप लगा लेते हैं, तो एक्स्ट्रा सर्विसेज के लिए। तो डिज़ायर जो है ना वो एक्स्ट्रा सर्विसेज होती हैं, थिंग्स वी रियली वांट बट दे आर नॉट नेसेसरी फॉर आवर सर्वाइवल और आवर हैप्पीनेस, दे आर लग्जरीज कि जी अगर आप ले लेंगे तो आपकी सहूलत हो जाएगी, ज़िंदगी आसान हो जाएगी, अदरवाइज आप उसके बगैर भी सर्वाइव कर सकते हैं। सो दे आर लग्जरीज द आइसिंग ऑन द केक दैट वी क्रेव एंड डीप डाउन ड्रीम ऑफ एंड यर्न फॉर। कि जी हम चाह रहे होते हैं कि ये हो जाए, ठीक है ना जी, तो लेकिन अगर ना हो तब भी गुजारा हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल आई डिज़ायर टू गो टू अमेरिका दिस समर, want to visit New York and camp out in the Google. However, practicalities and real life means that I may not necessarily get to do these things just yet. Desires are something to aim for and never give up on. कि जी ये ज़िंदगी की जो ख्वाहिशें हैं वो कभी ख़त्म नहीं होती, हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमां मगर फिर भी बहुत कम निकले। तो इस तरह से ये है कि ज़िंदगी अगर है तो ज़िंदगी के साथ साथ ख्वाहिशात का एक लामतनाही सिलसिला जो है ना हमेशा से कायम रहता है। तो इंजीनियर को इन चीज़ों का भी जो है ना जी वो ख्याल रखना ज़रूरी होता है। तो इसमें अब आप देखें कि जी ये इंजीनियर ये थोड़ा सा और इसको एलेबोरेट करते जाते हैं कि जी इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या है, अनलिमिटेड वांट्स, स्कार्स रिसोर्सेज, लैंड, लेबर, कैपिटल, रिसोर्सेज, यूज, चॉइसेस, ये सारी चीज़ें। अब इसके अंदर क्या है, द इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या है इसके अंदर, व्हाट गुड्स एंड सर्विसेज शुड एन इकोनॉमी प्रोड्यूस, शुड द एम्फेसिस बी ऑन एग्रीकल्चर, मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज, शुड इट बी ऑन स्पॉट एंड लेयर और हाउसिंग। तो इसमें जो है ना जी जो इन्वेस्टर होते हैं ना वो देख रहे होते हैं कि कौन सा बिजनेस, कौन सा कारोबार, जो जिनके पास सरप्लस अमाउंट होती है वो देख रहे होते हैं कि मुझे कहाँ पर किस टाइम पे ऊपर जो है ना जी क्या प्रोडक्ट और किस तरह की सर्विसेज पे काम करना चाहिए, तो वो जो है ना मार्केट को देख रहे होते हैं। ठीक है। हाउ शुड गुड्स एंड सर्विसेज बी प्रोड्यूस्ड, कि वो देखते हैं कि जी लेबर इंटेंसिव, लैंड इंटेंसिव, कैपिटल इंटेंसिव, एफिशिएंसी, ये सारी चीज़ें होती हैं। आजकल जो है ना चूँकि जब से ये कोरोना का जो पैराडाइम शुरू हुआ है तो ऑनलाइन जो है एक्टिविटीज़, बिजनेस एंड सर्विसेज का जो एक लामतनाही सिलसिला जो है ना वो चल पड़ा है। तो इसके लिए जो है इंफ्रास्ट्रक्चर एस्टेब्लिश हो गया है। तो इसका मतलब ये है कि इसका थर्ड वर्ल्ड कंट्री को भी फ़ायदा हुआ है और फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज़ जो है ना मतलब डेवलपिंग कंट्रीज़ जो है ना उनको भी फ़ायदा हुआ है। फॉर एग्जांपल कि जी अमेरिका या जापान या ऑस्ट्रेलिया या दूसरे जो बड़े बड़े जो जायंट्स कंट्रीज़ हैं उनके अंदर जो है जो है ना लेबर कॉस्ट जो है ना वो बहुत ज़्यादा होती हैं, डॉलर प्राइसेस जो है ना वो ज़्यादा होती हैं। तो क्या करते हैं कि चूँकि इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो एस्टेब्लिश्ड है तो उसके लिए वो ऑनलाइन जो है ना सर्विसेज का
उन्होंने जो इंफ्रास्ट्रक्चर एस्टेब्लिश कर दिया है, तो उसके ऊपर थर्ड वर्ल्ड से जो है ना वो सस्ती लेबर जो है ना वो उनकी मिलनी शुरू हो गई है। फॉर एग्जांपल कि जी मैं एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। मेरा बेटा है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, अभी उसने रिसेंटली जो है ना डिग्री कंप्लीट की है। तो एक अमेरिकन ट्रांसपोर्ट कंपनी है बहुत बड़ी, उसके अंदर उसकी जॉब अल्हम्दुलिल्लाह हुई है। तो एक बहुत अच्छे पैकेज के साथ जो है ना वो उसको जो है ना जी वो ऑफ़र होगी और उसने एक्सेप्ट की है और काम कर रहा है। तो अब वो वर्क फ्रॉम होम है, उन्होंने हर इंफ्रास्ट्रक्चर उसको प्रोवाइड कर दिया है, लैपटॉप शैपटॉप ये वो, बैंडविड्थ, इंटरनेट वगैरह वगैरह। तो अब देखें वही अगर ये वहाँ अमेरिका में वो सर्विस लेते तो वो डॉलर्स के अंदर बहुत सारा जो है ना वो रेवेन्यू होता, बहुत सारी वो उसकी प्राइस होती। लेकिन यहाँ से वो जो है ना वो सर्विसेज जो है ना वो आईपी के ऊपर वो ले रहे हैं और वो भी पैसे कमा रहे हैं और थर्ड वर्ल्ड के कंट्रीज़ को भी फ़ायदा हो रहा है। ठीक है ना जी। तो इसका मतलब ये है कि वो देखते हैं कि जी कैपिटल इन्वेस्टमेंट किस तरह से की जाए, कौन सी इन्वायरमेंट जो है ना उसके लिए फिजिबल रहेगी। हु शुड गेट दी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस, मार्केट क्या है कि डिस्ट्रीब्यूशन क्या है कि जी रिच के लिए क्या बनानी है। अब देखें ना इसके अंदर कहते हैं कि मार्केट सेगमेंटेशन का एक वो है कि जी सेगमेंटेशन। फॉर एग्जांपल अगर आप देखें ना जी ये कार मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है, उसके अंदर जो है ना ये चीज़ें वो बहुत देखते हैं कि जी उन्होंने हर क्लास ऑफ सर्विस के लिए जो है ना जो नया मॉडल जो है ना या नई जो है ना गाड़ी जो है ना वो इंट्रोड्यूस करवाई है। फॉर एग्जांपल लो इनकम जो पीपल हैं उनके लिए उन्होंने मेहरान बना दी है और दूसरों ने अल्टो बना दी है वगैरह वगैरह। तो उसके बाद थोड़ी सी इनकम ज़्यादा होती है तो होंडा सिटी आ गई है या करोला आ गई है। थोड़ी सी इनकम और होती है तो वो जो है ना आजकल वो जो है ना जी वो लैंड क्रूज़र या उसी मॉडल के अंदर उसी डिज़ाइन के अंदर गाड़ियाँ आ गई हैं वगैरह वगैरह। तो ये वो मार्केट सेगमेंटेशन वो करते हैं कि जी अच्छा जी इस लेवल के लोगों इनकम लेवल के लोगों के लिए इस तरह की गाड़ी होनी चाहिए, हिली एरिया के लिए कौन सी गाड़ी होनी चाहिए, ठीक है ना जी, प्लेन रोड्स के लिए कौन सी गाड़ी होनी चाहिए वगैरह वगैरह। तो इस तरह से पूरा मार्केट जो है ना एनालिसिस करने के बाद जो है ना वो लॉन्च करते हैं सर्विसेज को। तो ये भी चीज़ें जो है ना इंजीनियर के जहन में होनी चाहिए। स्कार्सिटी क्या है? दिस द एक्सेस ऑफ वांट्स resulting from having limited resources, land, labor, capital, entrepreneurs, in satisfying the endless wants of people. It is a universal problem for societies. It is not limited to poor countries. कि जी ये हर जगह है, ये रिसोर्सेज तो हमेशा जो है ना जी देखें ना जी पैसा तो हमेशा जितना भी हो कम होता है, लैंड भी कम ही रहती है, इसी तरह से वाटर है, पानी है वगैरह वगैरह, कैपिटल है, लेबर है, ये चीज़ें सारी चीज़ें तो ये चीज़ें स्कार्स ही रहती हैं हमेशा। टू द इकोनॉमिस्ट ऑल गुड्स एंड सर्विसेज दैट हैव a price are relatively scarce. This means that they are scarce relative to people's demand for them. तो इसका मतलब ये है कि तीन चीज़ें जो है ना जी इंजीनियर्स को पता होनी चाहिए, स्कार्सिटी, चॉइस एंड अपॉर्चुनिटीज कॉस्ट। तो इन तीनों को हम समझने की कोशिश करते हैं कि इंडिविजुअल्स कैन नॉट हैव एवरीथिंग दे डिज़ायर, जरूरी नहीं है हर चीज़ उनको मिल जाए, एंड दे चूज द ऑप्शन दे वांट द मोस्ट। निकोल कोई इकोनॉमिस्ट थी, निकोल इंडिकेटेड हर प्रेफरेंसेस फॉर व्हाट टू डू विद हर सेविंग्स, कि अपनी पॉकेट के मुताबिक जो है ना वो डिसीजन करना पड़ता है। इन ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंसेस दे वर कार, जेट, स्काई एंड ओवरसीज ट्रिप्स, कि जी अगर आपके पास जो है ना कार है जो है ना जी जेब ज़्यादा देती है तो कार पे सफ़र कर लें, मोटरसाइकिल पे कर लें, कार अगर और ज़्यादा है जेट स्काई ले लें, आप अपना जहाज़ ले लें, ठीक है ना जी। तो इस तरह से आप उसके मुताबिक जो है ना जी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के तौर पे आप उसको ले सकते हैं। अब आप देखें चॉइस आपका अपना है, अकॉर्डिंग टू योर पॉकेट, अकॉर्डिंग टू योर इकोनॉमिक कंडीशन। तो रिसोर्सेज जो है ना हमेशा लिमिटेड ही रहते हैं, लेकिन ख्वाहिशात जो है ना वो अनलिमिटेड होती हैं। आप देखें यहाँ पर, आप देखें रिसोर्सेज आर लिमिटेड
वांट्स आर रिसोर्सेज आर लिमिटेड, वांट्स आर अनलिमिटेड, और दोनों के अंदर जो है ना जब आप बैलेंस करते हैं तो आप अकॉर्डिंग टू योर जो है ना अवेलेबल मनी, तो उसके ऊपर चूँकि स्कारस है तो इसका मतलब ये है इन दोनों के लिए स्कारस आ जाता है। तो ये स्कारसिटी जो है ना दोनों के लिए है कि रिसोर्सेज जो है ना लिमिटेड हैं लेकिन आपकी डिज़ायर्स बेतहाशा हैं, तो उसका बैलेंस रखते हुए आपने जो है ना कोई भी जो है ना चीज़ परचेज करनी है या कुछ बनाना है वो होता है। सो एन इनसफिशेंसी ऑफ मीन्स इन रिलेशन टू वांट्स। तो अब नेक्स्ट जो है ना आपने क्या करना है, आपके पास चॉइसेस हैं कि जी आपने कार लेनी है या आपने मोटर बाइक लेना है। कार लेनी है तो कौन सी, तो आपके पास ये चॉइसेस आती हैं। अच्छा, आपके पास जो मनी है वो है माहिरान के लिए, या आपके पास अगर आपने फॉर एग्जांपल आप घर लेना चाह रहे हैं कि जी ये फॉर एग्जांपल आपके पास है 2 करोड़ रुपया, तो आपकी ख्वाहिश है कि जी आपको बैरिया टाउन में घर मिले। अच्छा ठीक है ना जी, 2 करोड़ में तो बैरिया टाउन में घर नहीं आता। अच्छा, तो आप क्या करते हैं, आप कोई ऐसी सोसाइटी देखते हैं जो कि अभी डेवलपिंग फेज़ के अंदर हो, तो 6 महीने या साल के अंदर उसकी जो है ना जी वर्थ जो है ना बढ़ने वाली हो, तो आप वहाँ पर जो है ना घर बना लेते हैं। तो इसका मतलब ये है कि आप अपने चॉइस के मुताबिक अपॉर्चुनिटी कैश कराते हैं कि देखें जी यहाँ इस पॉपुलेशन में फॉर एग्जांपल ये जो है ना जी ग्रीन गुलबर्ग ग्रीन है, अभी तो ये डेवलपमेंट फेज़ में है, तो अभी तो जो है ना यहाँ अपॉर्चुनिटी मौजूद है। तो यही अगर 1 साल के बाद या 2 साल के बाद वहाँ देंगे तो वो जो है ना लैंड प्राइसेस जो है ना वो बहुत हाइकिंग पे चली जाएंगी। तो ये अपॉर्चुनिटी चॉइस है इसका। तो इस तरह से आप क्या करते हैं, अपनी स्कॉर्स जो मनी है उसके लिए चॉइसेस करते हैं, और चॉइसेस के मुताबिक जो है ना आप अपॉर्चुनिस्टिक अप्रोच के साथ जो है ना आप अपनी जो है ना जी प्लानिंग करते हैं। इसी को कहते हैं इकोनॉमिक साइकिल या इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो इंजीनियर्स को इसका जो है ना जी ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है ड्यूरिंग डिज़ाइन प्रोसेस, मार्केट असेसमेंट और अपनी जो है ना जी रेवेन्यू असेसमेंट और अपने प्रोडक्ट जो आप प्लानिंग जो कर रहे हैं उसके मुताबिक। ठीक है ना जी। तो लिहाजा इसका मतलब ये है कि स्कार्सिटी चॉइस और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के दरमियान में वो इंटरलिंक वो जो है ना वो डिसीजन है। तो देखें कि जी स्कार्सिटी रेफर टू इंडिविजुअल्स लिमिटेड मीन्स मनी टाइम स्किल रिलेटिव टू देयर अनलिमिटेड वांट्स और डिज़ायर्स। चॉइसेस क्या हैं, a decision between alternatives. Nicole wants to buy a car or jet or go to a trip overseas, कि जी वो स्विट्जरलैंड जाना चाह रही है फॉर एग्जांपल। ठीक है। अच्छा, अपॉर्चुनिटी कास्ट क्या है, द नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव फोरगॉन व्हेन अ डिसीजन इज मेड। इन निकोल्स केस इट इज द जेट स्काई, कि वो अपने पॉकेट के मुताबिक डिसीजन करती है। तो इसमें वही बात है कि जी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जो है ना वो वही हैं जो हमने पहले डिस्कस किए हैं। लैंड है, नेचुरल रिसोर्सेज अवेलेबल फॉर प्रोडक्शन, रिन्यूएबल रिसोर्सेज दोज दैट रिप्लेनिश। रिन्यूएबल का मतलब रिन्यूएबल एनर्जी। ठीक है ना जी, कि जी अगर बिजली है वो तो आपके लिए प्रॉब्लम, तो आप उसके लिए आप क्या करते हैं, आप हाइड्रोकार्बन लगा रहे हैं, आप जो है ना ये लगा लें, क्या कहते हैं, सोलर एनर्जी सिस्टम लगा लें। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज कैन नॉट बी रिप्लेस्ड। ठीक है ना जी, ये पानी का नेमल बदल नहीं है कोई। ठीक है। लेबर, फिजिकल एंड मेंटल एफर्ट्स ऑफ पीपल यूज्ड इन प्रोडक्शन। कि देखें आप किसी भी इंजीनियर्स को या किसी भी जो है स्किल पर्सन को उसकी जो है ना जी आवरली जो है ना या मंथली या ईयरली जो है ना वो आप उसको वेजेस जो है ना वो प्रोवाइड कर रहे होते हैं। तो इसका मतलब ये है कि उसकी लेबर कॉस्ट जो है ना वो दे रहे होते हैं। ठीक है। जितना वो स्किल ज़्यादा होगा उतनी लेबर जो है ना उसकी ज़्यादा होगी, उसकी कॉस्ट ज़्यादा होगी। कैपिटल, ऑल नॉन नेचुरल मैन्युफैक्चर्ड रिसोर्सेज दैट आर यूज्ड इन द क्रिएशन एंड प्रोडक्शन ऑफ अदर प्रोडक्ट्स, इसको कहते हैं कैपिटल। ठीक है। एंटरप्राइज, एंटरप्रेन्योरशिप refers to the management, organization and planning of the other 3 factors of production। कि ये तीनों से जो आउटपुट बनता है वो कौन करता है, वो एंटरप्रेन्योर या एंटरप्राइज है ना वो करती हैं। ठीक है। तो इस लिहाज से देखेंगे जी पेमेंट्स टू फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या है। तो आप देखें फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या है कि ये 4 हैं।
लेबर, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्राइज। अब आप देखें, लैंड अगर है तो उसका रेंट देना पड़ेगा जब आपने बिजनेस शुरू करना है, या उसको परचेज करना पड़ेगा, ठीक है ना, ताकि आपको इनकम आए। अच्छा, लेबर क्या है, लेबर की तनख्वाहें हैं, उसके सिक्योरिटी, उसकी वो पता नहीं वो क्या क्या बेनिफिट हैं उसके। कैपिटल, कैपिटल अगर आपने बैंक से लिया है, अगर आपके पास नहीं है तो उसका इंटरेस्ट देना पड़ेगा। एंटरप्राइज, आप क्यों कंपनी स्टैब्लिश करते हैं, अगर आपको प्रॉफिट मिलता है। तो ये सारे चीज़ें जो है ना, ये क्या किस काम के लिए होते हैं, ये इनकम आपके लिए ये जो है ना जनरेट हो, आपको प्रॉफिट इन वो आपको आए। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है, डेफिनेशन इसकी देख लेते हैं। द कॉस्ट एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव सेक्रीफाइस्ड, ठीक है ना जी। जिस तरह से हमने अभी थोड़ी देर पहले वो किया कि मैं घर जो है ना अपनी पॉकेट के मुताबिक लूँगा, और ऐसी सोसाइटी में लूँगा जिसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो है ना वो मैं इस टाइम वैल्यू ऑफ मनी के साथ जो है ना वो अफोर्ड कर सकता हूँ इस पर्टिकुलर टाइम के ऊपर, एज कम्पेयर टू 6 months लेटर। इट हेल्प्स अस व्यू द ट्रू कॉस्ट ऑफ डिसीजन मेकिंग। इट इम्प्लाइज वैल्यूइंग डिफरेंट चॉइसेस। अच्छा, चॉइस क्या है, सिंस पीपल डू नॉट हैव इनफाइनाइट इनकम, रिसोर्सेज आर स्कार्स, they need to make choices whenever they purchase goods and services। तो जाहिर है कि चॉइस वो होता है कि जी ये ना लूँ तो ये ले लूँ, कि मैं जी सेब ना लूँ तो केले ले लूँ, ठीक है ना, या मैं माल्टा ले लूँ, या वगैरह वगैरह इस तरह की चीज़ें, ठीक है, जो कि मैं अफोर्ड कर सकता हूँ अपनी पॉकेट के मुताबिक। दे हैव टू डिसाइड हाउ टू एलोकेट देयर लिमिटेड फाइनेंशियल रिसोर्सेज and so always need to choose between alternatives। People wants are infinite, resources are finite, therefore choices must be made। तो ये इसके ऊपर हम काफ़ी डिस्कशन कर चुके हैं। तो अब इसके बाद आप देखते हैं कि फ्री एंड इकोनॉमिक गुड्स, कि फ्री के अंदर क्या है, जिसके आपको कॉस्ट पे ना करनी पड़े। मसलन देखें ना जी कि आप सांस लेते हैं, ऑक्सीजन है आपके पास, नीचे नेचुरल रिसोर्सेज है, पानी है, पानी की तो खैर हम पेमेंट अब शुरू हो गई है जी, ट्यूबवेल लग रहे हैं, फलां हो गया, पानी का तो इश्यू हो गया। तो ऑक्सीजन फिलहाल ये है कि डज नॉट इनकर एनी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इन इट्स प्रोडक्शन और व्हेन कंज्यूम्ड, नॉट रिलेटिवली स्कार्स, नॉट लिमिटेड इन सप्लाई, विल नॉट हैव अ प्राइस। देखिए ना, ऑक्सीजन है, लेकिन अगर आप किसी पेशेंट को जब आप वो हो जाता है तो आप ऑक्सीजन के उसी के वो पैसे होते हैं। ये तो खैर एक एक्सेप्शनल केस होता है, लेकिन अमीर गरीब जितना जिस तरह का भी बंदा है, अल्लाह ताला ने उसके लिए नेचुरल रिसोर्स ऑक्सीजन जो है ना सरप्लस में जो है ना वो पैदा किया है, ठीक है, सांस लेने के लिए। तो इकोनॉमिक क्या है, एज एन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट गुड्स दैट यूज रिसोर्सेज विच कुड हैव बीन पुट टू यूज प्रोड्यूसिंग समथिंग एल्स, ठीक है ना जी। कि अगर देखें ना जी, फर्ज करें मैंने एक आम सी सोसाइटी में घर ले लिया है, उसके बजाय अब मेरे पास पैसे आ जाएंगे तो मैं ये घर बेच के और पैसे डाल के अच्छी सोसाइटी के अंदर या अच्छी हाउसिंग स्कीम के अंदर जो है ना इन्वेस्टमेंट करूँगा और वहाँ रह लूँगा, मेरा जो है ना जी वो लेवल जो है ना वो हाई हो जाएगा, ठीक है ना जी। मेरे पास मेहरान गाड़ी है तो मैं साल बाद या 2 साल बाद जो है ना मेरे पास और कैश फ्लो होंगे, और जो है ना वो मेरे पास इनकम आएगी, तो मैं क्या हूँगा, मैं होंडा सिटी ले लूँगा या दूसरी बड़ी गाड़ी ले लूँगा। तो ये है, इसको कहते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो यूजेज स्केर्स रिसोर्सेज विल हैव अ प्राइस, प्राइस ऑफ प्रोड्यूसर प्रोडक्ट्स। तो प्रोडक्ट्स के अंदर क्या आते हैं, कंज्यूमर गुड्स प्रोडक्ट्स सोल्ड टू जनरल पब्लिक। ये इस तरह से जिसको आप FMCG कहते हैं इसको ना, FMCG होता है कि FMCG, तो फ्री मार्केट मतलब ये, सॉरी मैं ये FMCG का किसी वक्त आपको मैं बताऊंगा, लेकिन ये है कि ये ऐसे होते हैं कंज्यूमेबल। फॉर एग्जांपल साबन है, सोप, टूथपेस्ट हैं, ठीक है ना, और ये जो जूसेस वगैरह हैं, ये सर इसको सारे कंज्यूमेबल गुड्स जो होती हैं ये सारी की सारी, तो इनको FMCG गुड्स कहते हैं, ठीक है। प्रोडक्ट्स दैट लास्ट ए लॉन्ग टाइम एंड कैन बी यूज्ड रिपीटेडली। अच्छा, नॉन ड्यूरेबल गुड्स, ये ड्यूरेबल गुड्स है। नॉन ड्यूरेबल प्रोडक्ट्स दैट नीड टू बी कंज्यूम्ड वेरी शॉर्टली
आफ्टर, जिसके अंदर देखे ना, जिसके अंदर वो लिखा होता है ना, ये अगर आपने जूस लिया है तो उसके ऊपर वो मैन्युफैक्चरिंग डेट और एक्सपायरी डेट लिखी होती है। तो ड्यूरेबल नॉन ड्यूरेबल गुड्स होते हैं, तो कंज्यूमेबल गुड्स होते हैं, तो जो आप जो है ना जी साल साल पड़े रहें तो वो ज़ाया नहीं होते, ठीक है ना जी, इस तरह से। कैपिटल गुड्स और प्रोड्यूसर गुड्स, प्रोडक्ट्स परचेज्ड बाय अदर्स बिजनेसेस टू प्रोड्यूस अदर गुड्स एंड सर्विसेज, इनको कहते हैं जी कैपिटल गुड्स और प्रोड्यूसर गुड्स। फॉर एग्जांपल कंप्यूटर है, मशीनरी, टूल हैं। सर्विसेज क्या है? इंटेंजिबल प्रोडक्ट्स प्रोवाइडेड बाय बिजनेस। फॉर एग्जांपल टीचर हैं, एजुकेशन देता है, डॉक्टर है, हेल्थ केयर करता है, तो इस तरह से सर्विसेज हैं। तो इस तरह से आप देखेंगे टाइप्स ऑफ कंज्यूमर प्रोडक्ट्स हैं, मार्केट, कंसिडरेशन, कन्वीनियंस, शॉपिंग, स्पेशलिटी और अनसॉट। तो इस तरह से आप कस्टमर बाइंग बिहेवियर, प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन, प्रमोशन, एग्जांपल्स। तो ये कन्वीनियंस क्या है? फ्रीक्वेंट परचेजेस, लिटिल प्लानिंग, लिटिल कंपैरिजन। ये जो है ना, ये इसको हम किसी मुनासिब जो है ना नेक्स्ट किसी लेक्चर के लिए जो है ना हम इसको छोड़ देते हैं। जब हम इकोनॉमिक्स के अंदर और ज़्यादा इन्वॉल्व होंगे उस वक्त हम इस तरह की चीज़ों को, कंज्यूमर प्रोडक्ट्स को हम बहुत ज़्यादा तफसील के साथ पढ़ने जा रहे हैं। लिहाजा हम यहीं पर जो है ना हम ख़त्म करते हैं। तो ये आज हमारा जो है ना इंट्रोडक्शन टू इंजीनियरिंग इकोनॉमिक्स का फर्स्ट लेक्चर है ये। तो इंजीनियरिंग इकोनॉमिक्स को मज़ीद समझने के लिए एक लेक्चर और हम वो तैयार करेंगे अकॉर्डिंग टू टेक्स्ट बुक। तो वो जो है ना जी वो थोड़ा सा बुकिश होगा, तो वो भी इंट्रोडक्शन ही होगा इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू वेरी मच। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट मुलाकात होती है। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।